सो ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है एंड बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चंस आता ही आता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। इसको अच्छे आंसर्स कैसे बनाने हैं? बाय यूजिंग गुड एग्जांपल्स इन दिस। सो एक बार मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे इसमें पॉइंट जनरेट करने होते हैं, कैसे एग्जांपल्स यूज करने हैं। जस्ट कीप दैट इन माइंड। इट इज़ वेरी वेरी इजी ग्लोबलाइजेशन के आंसर्स लिखना। ठीक है, अब इसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हाउ इज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टिंग अवर कल्चर, कि क्या हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, कस्टम्स है, वो खत्म होते जा रहे हैं। इज इट लीडिंग टू होमोजेनाइजेशन, या फिर रिवाइवल हो रहा है लोकल कल्चर का। ऐसी चीजें वो पूछता है। एंड फिर दूसरा पूछता है कि हमारे जो सेक्शंस है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का वुमेन पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन का यूथ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ओल्ड एज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसमें भी इन्हीं पर्सपेक्टिव से हमें पॉइंट सोचने पड़ेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन पे पूछता है कि मैरिज, मीडिया, फैमिली, इन सब पर हाउ इज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टिंग देम। एंड इसी पर्सपेक्टिव से, इन्हीं डायमेंशन से हमेशा ग्लोबलाइजेशन में पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? इट इज द डीपनिंग। इंट्रोडक्शन हमेशा इससे स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज द डेफिनेशन। एंड इसके कीवर्ड्स भी हैं, जैसे बॉर्डरलेस वर्ल्ड, वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। ये प्लीज लिख कर आना कीवर्ड्स। सो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? डीपनिंग, वाइडनिंग एंड स्पीडिंग अप ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड आइडियाज। इट मीन्स द वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज और अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अब ग्लोबल विलेज दिया है हमारा मार्शल मैक्लुहान ने, और बॉर्डरलेस वर्ल्ड दिया है केनिची ओमे ने। सो इनको ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पर, मैक्लुहान, केनिची ओहे ओमे, एंड यहाँ लिख सकते हो मार्शल मैक्लुहान, ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ठीक है, सो इसी से इंट्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर ग्लोबलाइजेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है? इट इज अफेक्टिंग अवर कल्चर। होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड रिवाइवल, तीनों चीजें हो रही हैं। होमोजेनाइजेशन मतलब वी आर डायरेक्टली अडॉप्टिंग वेस्ट, हमारा कल्चर चेंज होता जा रहा है एंड जो बाहर से ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ रहा है, हम उसे मिमिक कर रहे हैं। इट इज शेपिंग अस। हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है लोकल के साथ, कल्चर के साथ, इट इज गेटिंग मिक्स्ड एंड उसमें चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लोकलाइजेशन। ग्लोबल और लोकल मिल गए एंड ग्लोकलाइज बन गया। ये कीवर्ड्स लिखना अपने आंसर्स में। और थर्ड क्या इम्पैक्ट हो रहा है? हमारा लोकल कल्चर फर्दर रिवाइव हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर पर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब हमारे सेक्शन एंड हमारे इंस्टीट्यूशंस। सो इसी से रिलेटेड वो पूछ सकता है। तो हमारी विमेन, ओल्ड, यूथ सब इससे इम्पैक्टेड हैं। हमारी कास्ट, फैमिली, मैरिज सब इससे अफेक्टेड है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वो ग्लोबली तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बट हमारे जो लोकल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग एकोमोडेट हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं उनमें। सो उसमें जब भी पॉइंट्स लिखने हैं, हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना कि फूड हैबिट्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है। फूड, म्यूजिक, अटायर, मैरिज, मूवीज, इन सब पर्सपेक्टिव से सोचना हमेशा। बहुत अच्छे पॉइंट्स लिख पाओगे। सो फूड, कस्टम्स, अटायर, मैरिज, ये तो लिखना ही लिखना है। 100% ये पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो फूड में क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल और लोकल कैसे मिक्स हो रहा है? तो हमारा फ्यूजीन कल्चर आ गया। मैकडोनल्ड्स तो आया, बट व्हाट हैपेंड इज आलू टिक्की बर्गर। बर्गर आया बट इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग आलू टिक्की बना दिया उसको। ठीक है, हैमबर्गर की जगह उसे आलू टिक्की बर्गर बना दिया। फिर पिज्जा भी आया, बट पनीर टिक्का फ्लेवर मिक्स करके पनीर टिक्का पिज्जा बना दिया। तो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। टीवी सीरीज आ रही हैं, बट दे आर बीइंग डब्ड इन लोकल लैंग्वेजेस, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी में। फिर ग्लोबल सिनेमा भी आ रहा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग एडॉप्टेड। उसमें लोकल रेफरेंसेज हैं एंड लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे स्पाइडरमैन इन भोजपुरी, गुजराती। ये सब एग्जाम्पल्स प्लीज लिख कर आना अपने आंसर्स। फिर म्यूजिक की बात करें, फ्यूजन म्यूजिक आ गया, कोक स्टूडियो, सितार इज बीइंग मिक्स्ड विद रॉक एंड पॉप, जैसे बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स, इन्होंने किया, इन्होंने यूज किया सितार। अपार्ट फ्रॉम दैट अटायर की बात करें तो ट्रेडिशनल धोती कुर्ते की जगह अब क्या जा रहा है? जीन्स कुर्ता बनता जा रहा है। इंडो वेस्टर्न आ गया अटायर। एंड मैरिज में अरेंज मैरिज भी एग्जिस्ट कर रही है। हाउ एवर, अब अरेंज मैरिज को कौन शेप कर रहा है? डेटिंग एप्स के थ्रू भी अरेंज मैरिजेस हो रही हैं। शादी.com के साथ साथ बम्बल, टिंडर, हिंज, ये सब चीजें भी आ गई। एंड अरेंज मैरिजेस आर को एग्जिस्टिंग विद लिव इन रिलेशनशिप। एंड बाकी हमारे अभी क्या होता है? पहले क्या जाते थे? मंदिर में जाते थे रिश्ता ढूंढने के लिए। ठीक है, सो अब मेट्रीमोनियल साइट्स आ गई हैं, साथ में डेटिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। सो ये क्या दिखा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। एंड होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन जिसमें डायरेक्टली हमारे कल्चर को वो इम्पैक्ट कर रहा है एंड उसे हम
चेंज कर रहा है और पूरी तरह से चेंज कर रहा है, मिमिक कर रहे हैं, शिफ्ट आ रहे हैं। अपना कल्चर भूलकर होमोजेनाइजेशन हो रहा है और उनका कल्चर डायरेक्टली अडॉप्ट हो रहा है। जैसे फैमिली में देखो, सो ट्रेडिशनल हमारा फैमिली सिस्टम क्या था? ये जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है ना, वहीं से ये सारे पॉइंट्स आए हैं। सो प्लीज इन पर्सपेक्टिव से, इन पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से लिख कर आना, स्ट्रक्चर करना आंसर को। अगर कोई डायरेक्टली कल्चर पर इम्पैक्ट से रिलेटेड आता है तो ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हो उसको कि हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है, होमोजेनाइजेशन भी हो रहा है और रिवाइवल भी हो रहा है। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके अंदर पॉइंट्स लिख देना, वरना डायरेक्टली इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस की डिमांड। सो फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? पहले क्या थी हमारी जॉइंट फैमिलीज, अब बनती जा रही हैं न्यूक्लियर फैमिलीज। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स, राइज इन डुअल इनकम हाउस होल्ड, चेंजिंग जेंडर रोल्स। अब ट्रेडिशनली क्या देखा जाता था कि वुमेन यूज टू स्टे एट होम, बट अब जेंडर रोल्स भी चेंज हो रहे हैं। अब ऐसा आ रहा है मेन ऑल्सो यूज टू स्टे एट होम, दे आर पार्टिसिपेटिंग घर की एक्टिविटीज में भी। फिर मैरिज, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स, ऑनलाइन डेटिंग, डिलेड मैरिजेस, वो सब पॉइंट्स इसमें हमें लिखने पड़ेंगे। फूड हैबिट्स देखो, अब जो हमारा ट्रेडिशनल फूड था, आलू टिक्की एक्सेट्रा, एंड हमारी इंडियन चार्ट, वी आर प्रेफरिंग पिज्जा, बर्गर, सुशी ओवर दैट। लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज आ गई इंग्लिश, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सबको जोड़ कर रख रही है। इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं आता। अपनी जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, उन सबको इग्नोर कर कर प्राइमरीली पूरा फोकस इंग्लिश पे जा चुका है। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पैक्टेड अस। वैल्यू सिस्टम देखो, तो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू क्या थी हमारी? गांधी जी, सिंप्लिसिटी, ठीक है। फिर वही हमारी वैल्यूज शांति, एकता, सद्भावना हो गया, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, कंपैशन, वो सब छोड़कर क्या हो रहा है? इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म। सबको रोज जाकर ज़ारा से शॉपिंग करनी है, नाइकी एयर जॉर्डन्स खरीदने हैं, एंड नया आईफोन लेना है। तो ये क्या है? इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म। हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं, नॉट अबाउट कम्युनिटी, नॉट अबाउट फैमिली, नॉट अबाउट अवर पेरेंट्स, एल्डर्स। सो वैल्यू सिस्टम भी चेंज हो गया। उसमें एग्जाम्पल लिखकर आना कि फास्ट फैशन ट्रेंड आ चुके हैं। पहले कपड़े खरीदते थे लॉन्ग लास्टिंग, अब खरीदते हैं कि रोज नए खरीदने हैं, रोज नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल फैशन स्टोर्स, ग्लोबल स्टोर्स जैसे ज़ारा, रोज नई कलेक्शन आ रही है, विंटर कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन, समर कलेक्शन। उस बेसिस पर फास्ट फैशन डेवलप हो रहा है। फेस्टिवल्स, हैलोवीन, वैलेंटाइंस डे आर रिप्लेसिंग अवर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। तो अब तीज, मकर संक्रांति लिमिटेड लोग ही सेलिब्रेट करते हैं, बट हैलोवीन देखो, वैलेंटाइंस देखो, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग। हर जगह पार्टी हो रही है हैलोवीन पे, वैलेंटाइंस डे पे। फिर म्यूजिक को कैसे इम्पैक्ट किया उसने? हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक था वो लिमिट होता गया, एंड आ गया हमारा रॉक, पॉप, लिंकन पार्क, ग्रीन डे, बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स, एंड अब तो के पॉप भी आ गया है, कोरियन पॉप कल्चर। एंड अटायर की बात करें, सो जीन्स एंड टॉप्स हमारे ट्रेडिशनल अटायर को चेंज कर दिया। एंड फिर हुआ है मैकडोनलाइजेशन। ये कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनलाइजेशन क्या होता है कि जैसे मैकडोनल्ड्स में पूरी सप्लाई चेन में प्रैक्टिसेस होती है ना, यूनिफॉर्मिटी की, सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, सॉरी, वो स्टैंडर्ड्स हर जगह आ चुके हैं इन एवरी स्फीयर। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, सब जगह एक सिंपल स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है, इस क्लास से इस क्लास तक ये बुक्स पढ़ानी है, ऐसे हमारी क्लासेस चलेंगी, यूनिफॉर्म करिकुलम होगा। तो पूरी एक यूनिफॉर्मिटी पे चला गया। तो हमारे जो लोकलाइज ट्रेडिशंस है, पर सबके अपने अपने लोकल फीचर्स हैं, वो सब खत्म होकर एक यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्ड्स आ गए हर फील्ड में। उसे बोलते हैं हम मैकडोनलाइजेशन। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फूड हैबिट्स, बट हमारे कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एमेजोनाइजेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। सो एट टाइम्स जो हमारी वेस्टर्न वैल्यूज हैं, दे थ्रेटन हमारे लोकल ट्रेडिशंस एंड डायलेक्ट्स को। अंडरस्टूड। तो ये जो होमोजेनाइजेशन हो रही है, इसकी वजह से हमारे लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस पर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। पहले भी पूछा था ना, कल्चर वाले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी और उसमें, एंड ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर कर भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। और थर्ड चीज क्या हो रही है? रिवाइवल भी हो रहा है लोकल कल्चर का। ऐसा नहीं है कि बस कल्चर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है या होमोजेनाइजेशन हो रही है, हमारा जो कल्चर है वो भी फर्दर स्ट्रेंथन भी हो रहा है। जैसे इंडियन वैल्यूज, हमारे ईथोस, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहे हैं। हमारा वैल्यू हो गई जैसे वसुधैव कुटुंबकम,
ठीक है? फिर कल्चरल एक्सचेंजेस, स्प्रेड ऑफ बॉलीवुड, योगा, फेस्टिवल, जैसे व्हाइट हाउस में भी दिवाली सेलिब्रेशन हुई थी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज इसको लिख कर आना वहां पर, रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर में। ऐसे ही इंटरनेशनल योगा डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे जो कल्चरल फाउंडेशंस हैं, एनजीओज हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, इस्कॉन, इनकी एक ग्लोबल आउटरीच बन चुकी है, जो हमारा कल्चर रिवाइव हो रहा है एंड पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। सो तीनों एस्पेक्ट हैं, समझ में आया? होमोजेनाइजेशन भी हो रही है, वो अडेप्ट भी कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी हो रही है, एंड हमारा कल्चर भी रिवाइव हो रहा है, एंड वो इन सबको इम्पैक्ट कर रहा है। अब देखो, वुमेन रिलेटेड तुम्हें सोचना है कि वुमेन को कैसे कैसे इम्पैक्ट किया, तो वुमेन रिलेटेड ये चीजें सोच लो कि फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मैरिज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उनकी लाइवलीहुड, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्फेयर, अपने आप अटायर, अपने आप मुझे आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं यूथ की बात करूं, यूथ के लिए भी मैं यही पॉइंट्स ले सकता हूँ कि मैरिज, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, अटायर, फिर उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उनकी वैल्यूज कंज्यूमरिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सो ऐसे इन पे अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी पॉइंट्स उठाकर उसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है? तो हमेशा ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस में ये सोचना कि फूड, कस्टम्स, हमारे अटायर, म्यूजिक, मैरिज, वैल्यूज, इन सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाओगे उसके बेसिस पर। एंड ये एग्जाम्पल्स अच्छे दिए हुए हैं, प्लीज इन्हें जरूर लिख कर आना। ये डिफरेंशिएटर क्रिएट करते हैं ये वाले एग्जाम्पल्स। Now, globalization is not free from challenges and it is also known as a double-edged sword. Why? Because globalization के साथ global challenges भी आए हैं, जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, एग्जांपल सीरिया क्राइसिस, रिफ्यूजी क्राइसिस। फिर क्या हुआ है? ट्रांसनेशनल टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, एग्जांपल लिखकर आना, गोल्डन क्रीसेंट ट्राइंगल, गोल्ड, हमारे ग्लोबल ड्रग ट्रेड नेटवर्क्स बन चुके हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, एंड हमारी जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज है, दे आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल एमएनसीज, जैसे Amazon, वॉलमार्ट, ये सब हमारे क्या है? लोकल इंडस्ट्रीज को थ्रेटन कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर थ्रेटन हो चुका है WTO पॉलिसीज की वजह से, जॉब लॉस हो रहा है, ऑटोमेशन, एआई, रोबोटिक्स, देखा ना टेक कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं टेक में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनइक्वालिटी, नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, रिचेस्ट 10% पॉपुलेशन के पास 76% वेल्थ है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ऐसे ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने भी सिमिलर चीज बोली है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी फर्दर बढ़ती जा रही है, ग्लोबल नॉर्थ साउथ का डिवाइड बन चुका है। फिर ग्लोबल डिजीजेस, कोविड-19, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा, अब कोई भी डिजीज पेंडेमिक ग्लोबल बन जाती है एकदम से। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, जीनोफोबिया, एंड ऐसे ही डिजिटल डिवाइड। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो चैलेंजेस के लिए हमें यूज करने होंगे ग्लोबलाइजेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक एंड क्लास चेंजेस क्या हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से? देयर हैज बीन अ राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, जिनकी ग्लोबल कंजम्पशन हैबिट्स हैं, और हमारी सर्विस सेक्टर जॉब्स, आईटी, बीपीओ जॉब्स इंक्रीज हो गई हैं। हाउएवर, वहां भी इनइक्वालिटी भी है, इनफॉर्मलाइजेशन एंड जॉब इनसिक्योरिटी भी आ गई है, गिग इकोनॉमी आ गई, गिग वर्कर्स आ गए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, बट अलॉन्ग विद दैट वहां जॉब इनसिक्योरिटी भी आ चुकी है। फिर ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द ओनली फिनोमिना, ग्लोबलाइजेशन के बैकलैशेस भी आ रहे हैं। देयर हैव बीन थ्रेट्स टू ग्लोबलाइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन के लिए भी कुछ चीजें हैं जो दिखा रही हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, जैसे ट्रम्प की अभी यूएस टैरिफ वॉर्स, प्रोटेक्शनिज्म, वीजा इश्यूज, H1B वीजा कि हम तो आने ही नहीं देंगे, माइग्रेंट्स को काम नहीं करने देंगे, ब्रेक्सिट, रिफ्यूजी क्राइसिस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वीकन, ट्रम्प का जब मन करेगा WTO में आएगा, जब मन करेगा बाहर चला जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रही है, देयर इज अ बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बैकलैश, अंडरस्टूड। सो इफ यू हैव स्टडीड PSIR, ये सब चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट ये सोसाइटी वाले पार्ट में हमारे लिए दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड ये कीवर्ड्स अपने आंसर्स में लिख लेना। डबल एज स्वॉर्ड है, ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मैकडोनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और हिस्ट्री देखे तो इसकी शुरुआत हो गई थी सिल्क रूट से ही। फिर कंक्लूजन, तो ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट ओनली लेड टू होमोजेनाइजेशन बट also diffusion of ideas and cultures, thereby strengthening diversity and pluralism। अगर आए ना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गई है, तो लिखना कि नॉट नेसेसरली, क्योंकि हमने देखा है तीनों चीजें हुई हैं। सो
होमोजेनाइजेशन भी हुआ है, बट इट ऑल्सो हैज लेड टू डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज एंड कल्चर्स, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। हमारा लोकल कल्चर भी रिवाइव हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, और ग्लोबलाइजेशन भी हुई। एंड फिर कोई क्वेश्चन आया कि ग्लोबलाइजेशन में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, उसमें लिखना हमेशा, ये मोदी जी का जुमला था कि हमें चाहिए ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमेन फेस, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन चाहिए हमें, बेस्ड अपॉन 3 C's ऑफ केयर, कंपैशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 3 C's याद रखना, ग्लोबलाइजेशन बेस्ड अपॉन केयर, कंपैशन एंड कोऑर्डिनेशन। अंडरस्टूड? तो ये जो ग्लोबलाइजेशन सबमिट हुई थी उसमें जुमला था ये। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सो लेट अस सी। सबसे पहले उसने पूछा है दैट ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन। तो ये वुमेन सेंट्रिक पूछ रहा है, ठीक है। एंड हाउ हैज दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। तो सबसे पहले मुझे ये दोनों पार्ट एड्रेस करने पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं क्या बताऊंगा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एंड उसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग इज अर्बन माइग्रेशन हो रही है बाय यंग स्किल्ड अनमैरिड वुमेन। फिर सेकेंड पार्ट आएगा कि हाउ हैज दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। ठीक है, तो इंट्रो मेरी इतनी रहेगी और उसके बाद कोर डिमांड में मैं इनको इंडिविजुअली एड्रेस करूंगा। सो पर्सनल फ्रीडम कैसे इम्पैक्ट हो रही है उनकी, कि सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ रही है, वुमेन अर्न कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं अपने फाइनेंसेस, जैसे वुमेन आ गई, मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल हमारे इकोनॉमिक स्फीयर्स आ रहे हैं उनके पास, भले ही वो आईटी सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, ठीक है। एंड स्टार्टअप लीडर, स्टार्टअप्स हेड कर रही हैं वो। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई। फिर ऑटोनॉमी इन लाइफस्टाइल, तो सोसाइटी के जो एक्सपेक्ट हैं वो लेकर आने पड़ेंगे, उनके फूड, उनके अटायर, उनके ड्रेस कोड, सोशल चॉइसेस, एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय देम, वो सब चेंज होते जा रहे हैं। फिर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, सिंगल मदर्स, डिलेड मैरिजेस, ये सारी चीजें आ गई। एंड फिर अगर हम देखें बाकी लाइफस्टाइल, ऑटोनॉमी, चॉइसेस, जैसे सोलो ट्रैवलर्स आ गए, ठीक है। तो पूरी पर्सनल फ्रीडम आ गई। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्पावरमेंट में देखो, ग्रेटर एक्सपोजर मिल रहा है उनको, नेटवर्किंग हो रही है, टूल्स मिल पा रहे हैं, इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उन्हें हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टार्टअप्स एक्सेट्रा लीड कर पा रही हैं। सो ये सब हम लिखेंगे पर्सनल फ्रीडम में। एंड नाउ हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग देयर रिलेशनशिप विद फैमिली। तो अब क्या हो रहा है, जब वो माइग्रेट कर कर जा रही हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर जा रही हैं, तो उस वजह से चेंजिंग केयर रोल्स एंड इमोशनल बॉन्ड्स उनके चेंज होते जा रहे हैं फैमिली के साथ। एंड जो ट्रेडिशनली क्या होता था, मेल्स पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या कंसिडर करते थे कि मेल वाज द सोल ब्रेड अर्नर, बट इट इज बीइंग चेंज, एंड नाउ the women have also started providing economically to their families, ठीक है। बट उसके साथ साथ इश्यूज क्या आ रहे हैं फैमिली की रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप स्ट्रेन होती जा रही है, रेजिस्टेंस आ रही है फैमिलीज की। फैमिली बोल रही है कि शादी कर ले, वो कह रही है कि नहीं, मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे अपनी कंपनी बिल्ड करनी है। सो उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन आ रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? सो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी कहीं जगह पर ऐसा हो रहा है कि जाने से उन्हें रोक रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रही है, सोशल रेजिस्टेंस भी आ रही है। ऑन दी अदर हैंड कुछ सोसाइटीज हैं जहां पर एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है। सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो प्राइमरी चेंज क्या आ रहा है रिलेशनशिप में, यही आ रहा है कि इकोनॉमिक प्रोवाइडर, जो पेट्रियार्कल एस्पेक्ट हो रहा है वो चेंज हो रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिलीज। बट उसके साथ साथ इश्यूज भी आ रहे हैं, किस वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। फ्रीडम जो आ रही है दैट इज सीन एज अपोज टू द ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सो वो उस वजह से रेजिस्टेंस आ रही है एंड रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसी पर्सपेक्टिव से हमें दोनों एस्पेक्ट एनालाइज कर कर बताने पड़ेंगे इन्हें। नाउ ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, how elucidate the relationship between globalization and new technology in the world of scarce resources with special reference to India। अब कैसे लिखोगे इसका आंसर, ज्योग्राफी से मिक्स क्वेश्चन है ये पूरा, कि रिलेशनशिप बताओ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। तो क्या रिलेशनशिप है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी की, वही बताना है कि ग्लोबलाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हम कैसे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, एंड फिर उनके कोई चैलेंजेस हैं, सो व्हाट दैट आल्सो वी कैन टेल।
सो दिस क्वेश्चन वाज मोर ऑफ ज्योग्राफी लिंक्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब क्या रिलेशनशिप है ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी में, क्या आ जाएगा? तो हमारा एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्या है, अब एक जगह पर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, लिथियम अगर एक जगह माइन हो रहा है, इट इज बीइंग ट्रैवल पूरे वर्ल्ड में, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से शिपमेंट, ट्रेड रूट्स, वो सारी जगह से हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे ही हमारी आईटी सर्विसेज देख लो, क्लाउड सर्विसेज देख लो। अब ये सब क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज है ये भी, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आईटी नेटवर्क, हम इन्हें कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजिटल इंक्लूजन हो रही है, हमारा टेलीकॉम सेक्टर, एफडीआईज, ये सब बढ़ रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं। एंड इसी वजह से अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, उसने बोला स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। सो इंडिया के इसमें हमें एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि इंडिया का जैसे टेलीकॉम सेक्टर, ऑटोमेटिव सेक्टर, इट हैज बेनिफिटेड वेरी मच, जैसे कि मारुति सुजुकी की कोलैबोरेशन हुई। ठीक है, फिर फर्दर रिसोर्सेज देखो, जैसे ऑयल हो गया, फ्यूल हो गया, एंड इसी के लिए ऑल्टरनेटिव क्या आ रहा है हमारे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ अब ये टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस हैं, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये टेक्नोलॉजी इजिली प्रोलिफरेट हो रही है एंड ट्रांसफर हो रही है। फिर हम लिख सकते हैं, ड्रोन्स का केस दिखा सकते हैं, ड्रोन्स, एआई, आईओटी डिवाइसेस। अब एग्रीकल्चर में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए हम इन्हें यूज कर रहे हैं, हाई यील्ड वेराइटीज यूज कर रहे हैं सीड्स की। सो ये सब चीजें दिखानी पड़ेंगी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये टेक्नोलॉजीज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू पर्टिकुलर कंट्रीज, ये ट्रांसफर हो रही है, जो स्कार्स रिसोर्स का चैलेंज है उसको ये सॉल्व करवाने में हेल्प कर पा रही है। ठीक है, एंड इंडिया के केसेस से, इंडिया के एग्जांपल से दे देंगे कि जैसे ड्रोन, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, पीएम किसान, ये सब यूज हो रहे हैं। फिर जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी आ गई फूड सब्सिडी में। तो हमारा जो गवर्नेंस है, टारगेटेड डिलीवरी है, वहां पर भी जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम ऑप्टिमली, एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे वी विल हैव टू राइट, बट इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, मोनोपोलीज बनती जा रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में मोनोपोलीज बन गई, फेसबुक, अमेजॉन एटसेट्रा। ठीक है, उनका सारा मोनोपोली बन गई, दे आर कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द डिजिटल रिसोर्सेज। सो दैट बिकम्स अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, टेक्नो नेशनलिज्म आ गया। अंडरस्टूड। फिर टैरिफ वॉर्स, ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, चाइना ने मना कर दिया, हम क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट ही नहीं करने देंगे, तो क्या होगा? ये सब उनके साथ कंसर्न्स है। फिर हम इसमें एक इन्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, दैट इज ऑल्सो एन इशू फॉर अस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज क्यों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, माइनिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने पड़ेंगे। तो यही तो हो रहा था कि अगर आईफोन बनाने हैं तो अफ्रीका में इतनी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर, चाइना में लेबर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाइल्ड लेबर हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनइक्वालिटी वाइडन हो रही है। ठीक है, ऑक्सफैम रिपोर्ट डालकर दिखा दो। ऐसे बताना पड़ेगा हमें कि पहले कैसे जो रिसोर्स, खास रिसोर्सेज हैं, बेनिफिट हो रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव एग्जांपल से भी बताएंगे, बट उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, दैट आल्सो वी विल एड्रेस। ये क्वेश्चंस थोड़े अप्रोच करने ट्रिकी होते हैं, बस कीवर्ड पकड़ो, उनका लिंक एस्टैब्लिश करो, ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिलेशनशिप, स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, और इंडिया की बात की है तो इंडिया के एग्जांपल्स देकर दिखाओ साथ में। ऑन दिस लाइंस यू विल हैव टू राइट एंड अप्रोच दिस आंसर्स। समझ गए? चलो, फिर आता है हमारा देखो, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अब ये जीएस3 का क्वेश्चन है। अब ग्लोबल सोसाइटी पे क्रिप्टो करेंसी क्या इम्पैक्ट करेगी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करती है, फाइनेंस पे इम्पैक्ट करती है, बैंकिंग पर इम्पैक्ट करती है, बट सोसाइटी से अब मैं उसको कैसे लिंक कर कर दिखाऊंगा? मुझे इसी पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना पड़ेगा, इसमें मुझे इकोनॉमी एटसेट्रा के भी पॉइंट्स डालने ही पड़ेंगे। दैट इज द ओनली वे आउट हमारे लिए। ठीक है, तो बता देंगे पहले इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड ग्लोबल सोसाइटी पर अब क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखो, तो थोड़े से इसमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, इकोनॉमी वाला पॉइंट भी बता देंगे, एंड उसके बाद हम ग्लोबल सोसाइटी का भी पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ लिंक कर कर। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस हो पा रही हैं, तो जो जो क्रिप्टो के बेनिफिट्स क्या हैं, लोअर फी, प्रोसेसिंग, मिडल मैन हटा सकते हैं हम। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी राइज हो रही है।
तो इसमें बोल दो कि राइज ऑफ न्यू क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब ऐसे इसको बनाकर ही लिखना पड़ेगा। यही इसमें एक ही तरीका है करने का, इसको ऐसे बनाकर ही लिखना पड़ेगा। फिर इसमें हम इन्वायरमेंटल कंसर्न भी डाल सकते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग आ रही है, कंज्यूम्स हाई एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो सब उसमें यही चैलेंजेस फेस कर रही हैं। फिर सिक्योरिटी का इशू, सिक्योरिटी भी सोसाइटी का पार्ट है, तो लिख दो हमारा जो ट्रेडिशनल सोसाइटी की सिक्योरिटी है उसको इम्पैक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के लिए क्रिप्टो इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, फिर क्रिप्टो, अब मुझे पॉइंट्स बनाने हैं, सो मैं और क्या लिखूंगा कि इट इज इम्पैक्टिंग वुमेन। सो वुमेन रिलेटेड जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्राइम्स है, जैसे डीप फेक्स एक्सेट्रा वो बना रहे हैं, एंड किस बेसिस पर बना रहे हैं, दे आर यूजिंग अपना वही न्यू टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं, बट जो उनकी जो सेल कर रहे हैं उसको मार्केट प्लेस एक्सेट्रा में दे आर यूजिंग क्रिप्टो। ठीक है, सो ऐसे मुझे बनाकर लिखनी पड़ेंगी चीजें, साइबर क्राइम्स, टैक्स इवेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब उसके कंसर्न्स आते जा रहे हैं। फिर इंडिया पर्सपेक्टिव से भी लिखेंगे कि इंडिया में भी यही चीज हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट उसके आ जाएंगे कि दो हमारे एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, हमारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वुमेन आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, बट रेगुलेटरी इश्यूज हैं, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फिर हमारे सोसाइटी के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी बढ़ावा तो दे रहा है बट उसके साथ साथ हमारे रिस्क भी है। सो ऐसे ही इसको आंसर्स को बनाकर लिखना होता है वहां पर, ऐसे रैंडम क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 क्वेश्चन जो है ना, डाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, इट इज सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट स्पेसिफिसिटीज आ रही हैं इन इंडिया। तो बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं एंड इनके सबके पॉइंट्स यू विल गेट फ्रॉम हेयर। ये ठीक है, सो क्या अप्रोच रहेगी इनको, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो पहले बता देंगे डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, हमारी डाइवर्स सोसाइटी है, रिच एंड यूनिक नेशन, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, अब उसमें हम पहले आर्ग्यूमेंट देकर बताएंगे कि कैसे उसको थ्रेटन हो रहा है, तो जो हमारे जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन के पॉइंट्स हैं ये लिखेंगे कि ऐसे हमारी डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म थ्रेट हो रही है, बट फिर लिखेंगे काउंटर पॉइंट कि नो, हमारा रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर भी हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन भी हो रही है, जैसे योगा, आयुर्वेद, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। फिर हमारे लिख सकते हो यही सारे जो पॉइंट्स बताए थे रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर वाले में, वो सारे इसमें आ जाएंगे। सिंपल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, तो मतलब वही कि हमारी लोकल कस्टम ट्रेडिशन छोड़कर हम क्या सिर्फ और सिर्फ ग्लोबली अडॉप्ट कर रहे हैं। सो सिमिलर चीज उसमें भी पूछी हुई है, तो वही यही पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे हमारी लोकल आइडेंटिटी है खत्म होती जा रही है। तो बताओ फैमिली में क्या हो रहा है, मैरिज में क्या हो रहा है, फूड, वैल्यूज, कस्टम्स, म्यूजिक, अटायर, ये सारे पॉइंट्स उसमें देकर बताओ विद अच्छे एग्जांपल्स। फिर लिखेंगे कि हाउएवर नो, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है, साथ में लोकल हमारे ब्रांड्स भी, लोकल आइडेंटिटी भी प्रमोट हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो इसी लाइंस पर इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट कल्चरल स्पेसिफिसिटीज भी आ रही हैं, तो पहले लिखकर बताओ कि यस होमोजेनाइजेशन आ रही है, वही सारे जो पॉइंट्स है होमोजेनाइजेशन के वो आ जाएंगे। हाउएवर अब कल्चरल स्पेसिफिसिटीज आ रही हैं, वो कैसे दिखाना है हमें, दिस दिस पॉइंट, इसको कैसे एड्रेस करोगे, तो बताओ कि रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर हो रहा है, रीजनल लैंग्वेजेस मीडिया में कंटेंट आ रहा है, तो भले ही हमारा वेस्ट से हमने देख लिया कि डिजिटल कंटेंट आएगा, बट डिजिटल कंटेंट हम लोकल लैंग्वेजेस, लोकल मीडिया में, जैसे तमिल हो गया, हरियाणवी हो गया, भोजपुरी, मराठी, मल्टीपल लैंग्वेजेस में अमेजोन प्राइम पे आ रहे हैं, तो हमारी लोकल आइडेंटिटी बढ़ रही है, रीजनल लैंग्वेजेस हमारी ग्रो कर रही हैं। फिर जो हमारे ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्लोकलाइजेशन हो रहे हैं, स्पेसिफिक फ्लेवर्स लेकर आ रहे हैं जो इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो फ्लेवर्स, जैसे आलू टिक्की हो गया, एंड पेप्सी की एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं दिवाली के टाइम पर। ठीक है, तो ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। फिर हम लिख सकते हैं हमारे जो डिजिटल रिवाइवल हुआ है इंडिजिनियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, जैसे मधुबनी हो गया, पट्टचित्र हो गया,
चिकनकारी, अब ये सब इंस्टाग्राम के थ्रू एटसेट्रा, पिंटरेस्ट के थ्रू ये सब प्रोलिफरेट कर रही है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इन्हें लिखना प्लीज। फिर आता है हमारा कल्चरल एसेंशन, किससे हो रहा है और रिवाइवल लोकल कल्चर, एक तो वो योगा होगा एक्सेट्रा लिख देंगे, एंड थ्रू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो हमारी रिलीजियस लैंग्वेज मूवमेंट्स वो सब भी स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे तमिल में हुआ तमिल प्राइड, जलीकट्टू प्रोटेस्ट हुआ कि हम तो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे जलीकट्टू। सो दोनों चीजें हो रही, अंडरस्टूड। सो उस दोनों पर्सपेक्टिव से हमें लिखना है, एंड बाकी हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ, दैट वुड बी सफिशिएंट, इसी लाइंस पर वी कैन एड्रेस इट। अब ये क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट इन्फ्लुएंस द कोर कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इसमें कोर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। सो वही सारी चीजें बताएंगे कि कैसे होमोजेनाइजेशन हुई, लैंग्वेज, कल्चर, फूड, कस्टम्स, ड्रेस, वैल्यूज, क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है। फिर बता देना कैसे उसका होमोजेनाइजेशन हो रहा है, सॉरी लोकलाइजेशन हो रहा है, एंड लास्ट में कैसे उसका रिवाइवल हो रहा है। सो तीनों एस्पेक्ट हमारे इसमें हम कवर करके दिखा देंगे, बस इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे आंसर को। ठीक है, फिर आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रही है, एक्सेस टू एजुकेशन मिल रही है उन्हें, दे आर पार्टिसिपेटिंग एट पार विद मेन, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में दे पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो ग्लोबल सीईओज बन रही हैं, हमारी नायिका का, फाल्गुनी नायर का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, सोशल अवेयरनेस हो रही है, फिर उनकी फ्रीडम, एम्पावरमेंट, उनकी लाइफस्टाइल की चॉइसेस, वो सारी चीजें शेप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से फ्रीडम मिल रही है, एम्पावरमेंट हो रही है। हाउएवर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, डुअल बर्डन आ गया, वो काम भी करना है और घर भी संभालना है, तो डुअल बर्डन ऑफ डोमेस्टिक प्लस प्रोफेशनल वर्क। फिर कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वुमेन रिलेटेड इश्यूज, जो जैसे डीप फेक्स एक्सेट्रा, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों पे वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। ऑलराइट, फिर वर्क प्लेस में इनफॉर्मलाइजेशन है, वर्क प्लेस में इनसिक्योरिटी है, वो सारे जो इश्यूज हैं ग्लोबलाइजेशन से लिंक, वो हमें इसमें बताने पड़ेंगे। फिर हम इनइक्वालिटी वाला पार्ट भी बता सकते हैं। सो एक ये रिपोर्ट थी, ह्यूमन डेवलपमेंट की भी थी, और एक और रिपोर्ट थी इनइक्वालिटी की, जिसमें बोला था कि वुमेन आर मोर अफेक्टेड दैन मेल्स। सो वो एस्पेक्ट हमारा इसमें भी आ जाएगा, सिंपल। फिर आता है एजेड पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट, तो इसमें भी पॉइंट जनरेट करने के लिए यू कैन टेक यहां से, हमेशा इन्हीं को ही हमें चूज करना है जनरेट करने के लिए। फिर लास्ट है हमारा ऑन द एजेड पॉपुलेशन, क्या इंपैक्ट हुआ हमारा एजेड पॉपुलेशन पर, क्रिटिकली एग्जामिन, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखकर दिखा देंगे। हेल्थ केयर एक्सेस, सर्विसेज मिल रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। हाउएवर चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंजेस इसमें ज्यादा आएंगे हमारे। ठीक है, क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, उसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जॉइंट की जगह न्यूक्लियर, तो उनका जो इमोशनल सपोर्ट है वो बच्चे छोड़कर उन्हें जा रहे हैं, इरोजन हो रही है। फिर सोशल आइसोलेशन हो रहा है उनका। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल डिवाइड, सर्विसेज, फ्रॉड, स्कैम्स, जो सब हमारे एजेड पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेडिशनल केयर सिस्टम है वो इरोड हो गया है। सो इन्हीं लाइंस पर हमें अपने पॉइंट्स बनाकर लिखने होते हैं, अंडरस्टूड। बहुत अच्छा इजी टॉपिक है, बट डिपेंड करेगा कि कैसे इन पॉइंट्स को जनरेट कर पाओगे और एग्जांपल्स यूज कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जो कोर डिमांड है सबसे पहले उसे एड्रेस करना है, उसे एड्रेस करो, फिर सोचो कि उसमें पॉइंट्स कैसे ऐड ऑन करने हैं। ठीक है, डायमेंशंस, पॉइंट्स, ये सब यहां से मिल जाएंगी, यही सिंपल अप्रोच है ग्लोबलाइजेशन में। नाउ लेट अस मूव अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। सो पॉपुलेशन में ना हमारा कुछ डेटा भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आती है हमारी यूएन की रिपोर्ट, फिर हमारा सेंसस, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये प्लीज इन्हें कोड करना अपने आंसर्स में। ठीक है, अब टीएफआर कितना चल रहा है, फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, बट बेसिक दो तीन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसे मैं बता दूंगा, रट लेना उसे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंट्रोडक्शन करते हैं। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस कोड, यूएनडीपी की कोड है, पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। सो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, वी हैव सरपास चाइना एंड वी आर नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो डायरेक्टली यूएन रिपोर्ट भी लिख सकते हो, या फिर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट डायरेक्टली लिख देना।
वैसे ये लिखोगे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए प्लीज़ ये लिख देना यूएन वर्ल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अभी ये रीसेंट रिपोर्ट का भी डेटा आया है, दैट ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड, लास्ट वीक ही आई थी ये। सो इसमें क्या बोला है, इंडिया हैज सरपास चाइना एंड वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। वाइल हमारी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, इट ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल। हाउएवर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी। ठीक है, सो पॉपुलेशन हमारे लिए क्या है, इट इज बोथ अ रिसोर्स एज वेल एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये डायरेक्टली ये दोनों चीज तो जरूर इंट्रोडक्शन में लिख देना। फिर लिख सकते हैं कि एज पर द ये रिपोर्ट इंडिया हैज सरपास्ड चाइना एंड वी आर नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, तो अराउंड 17% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हमारी है। 2023 में ही हमने सरपास कर दिया था चाइना को एंड 146 करोड़। अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करना, तो 1.4 बिलियन याद रखना बस। अब व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, ये आगे समझाऊंगा अभी, कि जो टीएफआर है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, ये डिक्लाइन हो गया है 1.9 पर। तो इनिशियली ये पहले 2 तक चला गया था, 2.1 था, उसके नीचे चला गया है रिप्लेसमेंट लेवल के। नाउ टीएफआर क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वो अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। फिर सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी इतनी थी एंड 68% जो पॉपुलेशन है हमारी, दैट इज इन द वर्किंग एज। ये है हमारी 15 to 64, ये कंसिडर करते हैं वर्किंग एज को। ठीक है, यही हमारा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो 68% वर्किंग एज की है। फिर जो अभी न्यू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसमें क्या बोला है, इंडिया हैज हाई फर्टिलिटी एंड लो फर्टिलिटी डुअलिटी। ये जुमला है डुअलिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि हाई फर्टिलिटी भी एग्जिस्ट करती है और लो फर्टिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज है हमारे यहाँ पर, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में हमारी हाई फर्टिलिटी रेट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड इन स्टेट्स सच एज केरला एंड तमिलनाडु हमारी लो फर्टिलिटी रेट्स है। इसी को उसने क्या बोला है, डुअलिटी। तो हाई फर्टिलिटी एंड लो फर्टिलिटी डुअलिटी। तो अगर ये पॉपुलेशन रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड आया ना, तो ये बहुत बढ़िया कीवर्ड है, ये लिख कर आना। 99% लोग ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल रीसेंट रिपोर्ट से आया है। ठीक है, तो इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। कीवर्ड को ऐसे कोट अनकोट कर कर जरूर लिखना और ब्रैकेट में लिख देना यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ने बोला है। नाउ अब इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से होता है अनइक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। फिर अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ लेते हैं इंडिया का, व्हाट इज हैपनिंग। सो क्या हो रहा है हमारा, हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में था, अब क्या होना शुरू हो चुका है, इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर सैनिटेशन। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। तो इनिशियली जो वो फेज आया बर्थ रेट में बूम का, दैट हैज ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, इन सब चीजों की वजह से। एंड टू एन एक्सटेंड हमारी स्टेबलाइज हो गई है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमारे जो स्टेजेस होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, इंडिया इज प्रेजेंटली कंसिडर्ड थर्ड स्टेज में या अर्ली फोर्थ स्टेज में। क्या हो रहा है, हमारी जो बर्थ रेट्स हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं, बट अभी भी हमारी सब्सटैंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो चुका है इंडिया में, एट प्रेजेंटली इट हैज बिकम 1.9 एंड रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब वो समझते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। सो जब TFR 1.9 होता है, इसका मतलब होता है, इट मीन्स दैट ऑन एवरेज अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू गिव बर्थ टू 1.9 चिल्ड्रन इन हर लाइफ टाइम। 1.9 तो हो नहीं सकता, तो ये एवरेज फिगर निकाली जाती है। तो अराउंड वही 2 बच्चे इन देयर एंटायर लाइफ टाइम दे विल बी गिविंग बर्थ। नाउ रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, दिस इज द रिप्लेसमेंट लेवल इज द रेट, फर्टिलिटी रेट, जिस रेट पर अ पॉपुलेशन exactly replaces itself. Understood? So जिस रेट पर population exactly replaces itself from one generation to another without migration. So this rate is known as replacement rate और ये usually रहता है around 2.1. तो 2 क्यों नहीं लिया, 2.1 क्यों लिया है, because at times child mortality होती है and there are some women who cannot reproduce. इसी वजह से it is 2.1. तो replacement rate वही है कि जिस फर्टिलिटी रेट पर पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस करेगी अपनी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विदाउट माइग्रेशन। सो अब हमारा TFR रिप्लेसमेंट रेट के नीचे चला गया,
तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। सो इसका क्या मतलब होगा? तो अगर सोचो 1.9 है, 2.1 होता है रिप्लेसमेंट, हमारा टीएफआर चला गया 1.9 पे, तो अगर लॉन्ग रन में जाकर देखेंगे तो क्या होगा? वो रिप्लेस कर ही नहीं पाएगी, तो हमारी लॉन्ग रन में पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो हमारी जो पॉपुलेशन रिप्लेस है वो नहीं कर पाएंगे अनलेस माइग्रेशन हो, तो श्रिंकिंग पॉपुलेशन इन द लॉन्ग रन। पहला इम्प्लीकेशन ये हो गया। याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, बहुत न्यूज में चल रहा है एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, एंड इसमें अगर आएगा तो ये लिख कर आना, हाई फर्टिलिटी लो फर्टिलिटी डुअलिटी। सो सबसे पहले यही हो रहा है, लॉन्ग रन में हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एजिंग पॉपुलेशन। ये क्या दिखाएगा? एजिंग पॉपुलेशन, कि हमारे जो यंग पीपल आर बॉर्न, तो शेयर ऑफ एल्डरली हमारा बढ़ता जाएगा एंड इसीलिए हमारा एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड फर्दर सोशल बर्डन बढ़ेगा हमारा। फिर क्या हो जाएंगे और इश्यूज? लेबर फोर्स कंसर्न, अगर हमारे पास यंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो लेबर फोर्स का इशू रहेगा। ठीक है? डिपेंडेंसी रेशो इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसकी वजह से इट कैन कॉज, हमारा स्लो डाउन कर सकता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है? सो यही सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन डिक्लाइन, एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज और लेबर फोर्स के कंसर्न्स आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो सकती है। एंड इसीलिए जो कंट्री थी चाइना ने क्या किया? वन चाइल्ड पॉलिसी थी, चाइना ने उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह वो 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ गया। ठीक है? ऐसे ही कंट्रीज लाइक जापान एक्सेट्रा भी न्यूज में आ रहा था, वो दे रहे हैं ब्रीडिंग वीजा प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो जापान, साउथ कोरिया, इटली, यहां सब में यही देखने को मिल रहा था, पॉपुलेशन का इशू। ठीक है? सो इसके लिए क्या कर रहे हैं? द कंट्रीज रिफॉर्म्स लेकर आ रही हैं, टैक्स ब्रेक्स दे रहे हैं, पेरेंटल लीव्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर इमिग्रेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंकरेज कर रहे हैं, पेंशन रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सो ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं इसे टैकल करने के लिए। एंड यही लिंक्ड है हमारा आगे जाकर क्वेश्चन से, डेमोग्राफिक विंटर जो यूपीएससी ने पूछा 2024 में। ठीक है? समझ गए? सो वो उसको भी अभी एड्रेस करेंगे हम। सो अब फर्टिलिटी रेट में हमारे रीजनल वेरिएशंस भी हैं, इसमें एक तो डेटा याद रख लेना कि तमिलनाडु का है अराउंड 1.4 एंड उसका डबल है हमारा यूपी बिहार में, तो यूपी बिहार में अराउंड 3 तक उससे भी ज्यादा है एंड तमिलनाडु में इट इज 1.4। सो ये रीजनल वेरिएशन है। ठीक है? तो ये टीएफआर है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है और ये है रिप्लेसमेंट रेट। तो इन दोनों की डेफिनेशन प्लीज रिमेंबर दैट, एंड ये एस्पेक्ट ध्यान रखना, इस पे इस बार क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है हमारा मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट में भी हमने डिक्लाइन अचीव कर लिया है, पहले सेंसस के अकॉर्डिंग 44 था, नाउ इट हैज डिक्लाइन टू 27 लाइफ बर्थ्स, 27 पर 1000 लाइफ बर्थ्स, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी इंक्रीज होकर 69 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है। ये बेसिक चीज है, बट याद रखना इसे। नाउ व्हाट आर द की इश्यूज? क्या की इश्यूज हैं हमारे रिलेटेड टू पॉपुलेशन? यही है ना सिलेबस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। सो व्हाट आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग? तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस बर्डन का इशू। व्हाट इज दिस? क्या इशू है? तो यूथ पल्स जो है इट कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी इफ स्केलिंग जॉब्स एंड हेल्थ आर इंश्योर्ड। तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रीप करने की हमें जरूरत है, अगर उसे हमने ठीक नहीं किया वो डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा हमारे लिए। सो इसीलिए विदाउट प्लानिंग इट मे लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल अनरेस्ट एंड मास माइग्रेशन। सो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, रफली अराउंड 12 मिलियन यूथ टू वर्कफोर्स हम एनुअली ऐड करते हैं, बट जॉब क्रिएशन लैग कर रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी। फिर आता है हमारा ये पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिसोर्स प्रेशर। सो व्हाट इज हैपनिंग? हाई डेंसिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? हमारा स्ट्रेस हो रहा है लैंड रिसोर्सेज पर। सो ओवर क्राउडिंग, अर्बनाइजेशन में जो हमने चैलेंजेस पढ़े वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए स्टेट्स देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, तो ज्यादा लोग, लिमिटेड रिसोर्सेस, ये हो गया एक इशू। फिर क्या इशू है हमारा पॉपुलेशन के साथ? रीजनल एंड जेंडर इम्बैलेंसेस हैं। सो रीजनल इम्बैलेंसेस एंड जेंडर इम्बैलेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया बिहार में है 3, ऑन दी अदर हैंड फर्टिलिटी रेट तमिलनाडु में है 1.4। सो ये याद रखना, तमिलनाडु का डबल है बिहार में। फिर स्क्यूड सेक्स रेशो इन स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड पंजाब। तो हमारी अगर नेशनल एवरेज हम देखें
सेक्स रेशो की NFHS 5 के अकॉर्डिंग, तो इट वाज 929 चाइल्ड सेक्स रेशो, बट हरियाणा के केस में इट इज लेस, 910 है। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है सन मेटा प्रेफरेंस। तो ये बोला है किसने? इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है सन मेटा प्रेफरेंस। सो व्हाट इज सन मेटा प्रेफरेंस? सन मेटा प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट होता है जब भी वुमेन रिलेटेड इशू आए, अपना पॉपुलेशन रिलेटेड इशू आए, तो हमेशा ये लिख कर आना सन मेटा प्रेफरेंस। व्हाट इज सन मेटा प्रेफरेंस? कि जो हमारे बच्चों का सेक्स रेशो होती है ऑफ द लास्ट चाइल्ड इज स्क्यूड टूवर्ड्स मेल। मतलब कि वो मेल जब तक मेल नहीं होता तब तक दे कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग। कि एक फीमेल हुई, उसे चाहिए कि मुझे तो लड़का ही चाहिए, तो एक और फीमेल हो गई, एक और फीमेल हो गई, तो जब तक मेल नहीं होगा वो विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग, एंड फाइनली जब मेल हो गया तो यूजुअली तब दे स्टॉप। सो ये इकोनॉमिक सर्वे ने ही कॉन्सेप्ट दिया था कि द सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड इज स्क्यूड टूवर्ड्स मेल। ये होता है सन मेटा प्रेफरेंस। एंड बाकी को बोला उसने फिर कुछ होती है हमारी अनवांटेड गर्ल चाइल्ड्स, अनवांटेड वुमेन। सो ये सन मेटा प्रेफरेंस लिख दोगे, इकोनॉमिक सर्वे लिख देना, वो अपने आप समझ जाएगा। डायरेक्ट कीवर्ड लिखना ये जरूरी है, ठीक है। बाकी सेक्स रेशियो एट बर्थ सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग थी 943, इसको रट लेना। सो इट वाज 943 सेक्स रेशियो एट बर्थ। नाउ एजिंग पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 8.6% जो है हमारी, दे आर अबव 60 ईयर्स ओल्ड एज। ये डेटा जो बता रहा हूं प्लीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। जितना रटना है उतना ही डेटा दिया है, ठीक है। तो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है हमारी भी, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। 8.6 10 करोड़ पॉपुलेशन वाज अबव 60 ईयर। फिर माइग्रेशन एंड चैलेंजेस। तो माइग्रेशन का मैंने बता दिया, जब भी माइग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए कैसे सोचना है, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स लिख कर आना। पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, आंखें बंद करके आंसर लिख पाओगे पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर सोचोगे तो। सो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेंसस ने बोला 37% ऑफ पॉपुलेशन वाज क्लासिफाइड एज माइग्रेंट्स। प्लस लोकल, इंटरस्टेट ही नहीं इंटरनेशनल भी हो रही है। गल्फ हो गया, कनाडा, यूके, यूएस, सब जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिशन परिवार विकास। फिर स्किलिंग के लिए, हेल्थ के लिए, ओल्ड एज सपोर्ट के लिए, ये देख लेना। एंड इसमें हमारी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी आती है विच इज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। इसका पर्पस था कि हमें स्टेबलाइज करनी है अपनी पॉपुलेशन बाय 2045, ठीक है। और इट इज बेस्ड अपॉन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी याद रखना, लिख कर आना ये कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, स्टेबलाइजेशन पे फोकस है, एंड इट इज बेस्ड अपॉन एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कुछ इनिशिएट किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारी प्रेरणा स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे लिख कर आना, ठीक है। तो वही कॉन्ट्रासेप्शन, स्पेसिंग मेथड्स, स्टेरिलाइजेशन, बर्थ स्पेसिंग, वो सारी चीजें उसमें प्रमोट की जाती हैं। फिर सास बहू सम्मेलन एंड आशा वर्कर्स इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेरणा स्ट्रैटेजी जरूर लिख कर आना, आशा वर्कर का रोल जरूर लिख कर आना। फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, जया जेटली कमेटी। तो जया जेटली कमेटी रिकमेंडेड कि मैरिज एज बढ़ा दो वुमेन की टू 21 ईयर्स, पैरिटी लेकर आओ। अंडरस्टूड। सो ये जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं प्लीज याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है इंडिया का? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? इट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ वर्किंग एज एडल्ट्स रिलेटिव टू यंग एंड ओल्ड डिपेंडेंट्स, ठीक है। सो हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज 68% पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज की है, बट हमें उसको यूटिलाइज करना है, रीप करने हैं उसके बेनिफिट्स। एंड जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो है 20 से 40 तक है, इसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन का। सो इस पीरियड में हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स रीप करने हैं। हाउएवर चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं वो जरूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज जॉबलेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है। फिर स्किल्स गैप एंड मिसमैच, जो उनकी क्वालिफिकेशन स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब ही नहीं मिल पा रही है। सो ये भी एक रिपोर्ट थी, 8% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड इन रोल्स दैट अलाइन विद देयर क्वालिफिकेशन। खाली 8% ग्रेजुएट्स हैं जो अपने रोल के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपना रोल मिल पाया है। फिर हेल्थ बर्डन, मैल न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ,
एनसीडीज वर्सेस ये सब NFHS 5 का डेटा है। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डेटा लिखोगे ब्रैकेट में लिख सकते हो NFHS 5। फिर जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो ये सब चैलेंजेस हैं। इंटर रीजनल भी हैं चैलेंजेस, ठीक है, इंटर रीजनल चैलेंजेस भी हैं हमारे, और इंटर जेंडर भी हैं, याद रखना। सो इसी पर्सपेक्टिव से इसको सोचना अगर कोई क्वेश्चन आता है इस पे तो। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक विंटर? डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है? सो ये पूछा था उसने लास्ट ईयर। सो डेमोग्राफिक विंटर्स रेफर्स टू अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। तो यही चीज हो रही थी ना कि टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है बट हमारी रिप्लेसमेंट रेट से डिक्रीज होता जा रहा है। सो वही है, प्रोलॉन्ग पीरियड, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट लीडिंग टू श्रिंकिंग पॉपुलेशन एंड एजिंग सोसाइटीज, and it poses challenges such as labor shortage, rising dependency ratios and economic stagnation। वही challenges जो मैंने बताए थे, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ने, यूएन ने, इसने ये भी बोला है कि ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है। फिर कंट्रीज साउथ कोरिया, जापान, इटली, इन सब के एग्जांपल्स वी ऑलरेडी नो, एंड चाइना हैज मूव फ्रॉम 1 child to 3 child पॉपुलेशन पॉलिसी बिकॉज ऑफ दिस डिक्लाइन। अंडरस्टूड? तो यही है डेमोग्राफिक विंटर। नाउ फिर आती है हमारी एक मल्थ्यूसियन थ्योरी। वो बोलती है कि पॉपुलेशन आउटग्रोज द रिसोर्सेज, कि पॉपुलेशन ग्रोज मोर रैपिडली देन अवेलेबल फूड सप्लाईज, एंड कुछ नेचुरल चेक्स होते हैं जैसे कि डिजास्टर, फेमाइंस, पॉजिटिव चेक्स का काम करते हैं वो पॉपुलेशन को रोकने के लिए। तो ये माल्थ्यूसियन थ्योरी थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोस मोर रैपिडली देन द अवेलेबल फूड सप्लाई, एंड इसीलिए चेक्स कैसे होते हैं? नेचुरल चेक्स ही आ जाते हैं, जैसे डिजास्टर्स, कैलामिटीज। अंडरस्टूड? अब ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे थे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। व्हाट इज डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन। तो यही चीज लिखनी है वहां पर, एग्जाम्पल्स लिख देना, क्या क्या हुआ है उसकी वजह से, एंड क्या क्या यहाँ पर जो मैंने बताया था ना कि क्या वो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, वो लिखकर आना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये है वो। नाउ अगर पता ही नहीं डेमोग्राफिक विंटर है क्या, तो कैसे इसको अप्रोच करोगे? तो सोचना पड़ेगा वहां पर डेमोग्राफी क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, ये तो आएगा ही आएगा। तो उससे अकॉर्डिंग कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लिखना क्या है, तो हमेशा कीवर्ड उठाओ। कीवर्ड क्या है? डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक के अराउंड जो जो चीजें पता है आंसर में, रिप्लेसमेंट रेट, फर्टिलिटी रेट, ये डिक्लाइन हो रहा है, तो एजम्पशन के बेसिस पर लिखना होगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़कर नहीं आना वहां पर, सबका आंसर लिख कर आना है, ठीक है। सो प्लीज इसे अप्रोच ऐसे ही करना, कीवर्ड उठाओ, उसको डिसाइफर करने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स। तो पहले हमें एड्रेस करना होगा पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होती है, फिर हम बताएंगे मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। तो दोनों सब पार्ट्स एड्रेस करने हैं। नाउ लेट अस अज्यूम फॉर 1 minute दैट यू डू नॉट नो पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? सो पॉपुलेशन एजुकेशन रिलेटेड जितने भी चीजें पता है सब कुछ लिख कर आ जाओ, ठीक है। पॉपुलेशन रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं उसके लिए क्या हमें एजुकेशन अवेयरनेस की जरूरत है, सारी चीजें इसमें लिख कर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत वाइड होंगे ना। पॉपुलेशन एजुकेशन कोई सिंपली डिफाइंड टर्म तो है नहीं कि उसमें ये फीचर आ सकता है, ये नहीं आ सकता। सो जो जो हमारे इश्यूज हैं और उनको ओवरकम करने के लिए अवेयरनेस एजुकेशन की जरूरत है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिख कर आ जाओ, ठीक है। सो पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होता है? तो पॉपुलेशन एजुकेशन वही होता है, इट इज द प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस ही है जहां पर हम काम करते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स, उसके इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। सो पॉपुलेशन के डायनामिक्स क्या है, कैसे वो डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट कर रही है, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड अंडर दिस पॉपुलेशन एजुकेशन। सो किस लिए हमारे लिए जरूरी है? बिकॉज हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। नाउ इस पॉपुलेशन को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स उठाना, ठीक है, पॉपुलेशन के इश्यूज क्या है उन्हें समझना, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसीलिए ये सारी चीजें लिखते हैं ना पॉपुलेशन एजुकेशन में।
सो वही आ जाएगा हमारा अवेयरनेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्या-क्या इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ें आ जाएँगी। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ हमारा रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, फैमिली साइज़ कितना होना चाहिए, बर्थ स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, चाइल्ड बर्थ स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज ऑफ मैरिज कितनी होनी चाहिए, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाएँगी, ठीक है? फिर स्मॉल फैमिली साइज़, हम दो हमारे दो, वो सब चीज़ें एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस। फिर होता है हमारा जेंडर सेंसिटाइजेशन का, इसमें हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स, फैमिली प्लानिंग, जेंडर रोल। उसके अलावा पॉपुलेशन को डेवलपमेंट से लिंक करना, क्या उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा और उसको कैसे हमें ठीक से यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिख देना। नाउ उसने क्या पूछा था, मेजर्स टू अचीव देम, तो मेजर्स क्या होंगे हमारे? जो यहाँ हमने पढ़े थे ना, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यहीं से मुझे अपने मेजर्स मिल पाएँगे। सो कैसे कर सकते हैं उसको अवेयरनेस के लिए? पहले ही स्कूल, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्कूल से स्टार्ट करेंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट बुक्स करिकुलम में उनको लेकर आओ, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स शुरू करवाओ, सेंसिटाइजेशन करवाओ। फिर कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स, जैसे हमारा मिशन परिवार विकास में है, प्रेरणा स्ट्रैटेजी बताया था ना? दिस सास बहू सम्मेलन, आशा वर्कर का रोल, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करवाओ, कम्युनिटी एंगेजमेंट करवाओ। उसके अलावा यूथ सेंट्रिक हम इंटरवेंशंस लेकर आ सकते हैं अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। फिर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हमने लॉन्च किए, जैसे फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस, आशा वर्कर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें। सो यही सारे जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, मेजर्स हैं, उन्हीं को ही हम यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, बस उसको आंसर को स्ट्रक्चर कर लेना कि स्कूल लेवल पर एजुकेशनल के थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, यूथ एंगेजमेंट, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, ऐसे 5-6 पॉइंट्स लिख देना एंड उसमें ये सारे एग्जांपल्स ऐड ऑन करते जाना। सिंपल सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड्स। तो लास्ट 4 डिकेड्स में क्या पूछ रहा है वो, लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। अब ऐसे क्वेश्चन में इफ यू वांट मैप भी बना सकते हो इंडिया का। ठीक है, तो ऐसे एक रफली जो हमारा इंडिया का मैप है, मान लो ये इंडिया का मैप है, जस्ट अ रफ एस्टीमेट। ठीक है, बहुत रफ बनाया, अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई बहुत दिन से, तो जस्ट इग्नोर द क्वालिटी। बट ऐसा मैप बनाकर दिखा सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैं दिखा सकता हूँ कि देखो जैसे गुजरात एक्सेट्रा ये स्टेट से यहाँ एक्सटर्नल माइग्रेशन हो रही है टुवर्ड्स गल्फ, यूएस, यूके। ऐसे ही मैं सदर्न स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, यहाँ से भी इधर हो रही है। ठीक है, फिर फ्रॉम दिस नदर्न रीजन, यहाँ से अगेन सिमिलर थिंग, यूके, यूएस, कनाडा। ठीक है, बाकी यहाँ से हम इंटरनल भी दिखा सकते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट से हमारे मेट्रो सिटीज में आ रहे हैं, बिहार, उड़ीसा एक्सेट्रा से हमारे मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। सो एक ऐसा हम मैप बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी डन इन दिस क्वेश्चन। फिर अब क्या है हमारा रेबल माइग्रेशन का ट्रेंड। सो इंटरनल एंड इंटरनेशनल दोनों बताना है, चेंजेस क्या हुए हैं। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, रूरल टू अर्बन तो हो ही रहा है, तो जो जो हमारे ट्रेंड्स हैं वो सारे लिख कर आओ कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, जैसे दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा में हो रहा है हमारा। फिर और क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, परमानेंट की जगह सर्कुलर माइग्रेशन आ गई है। ठीक है, सर्कुलर यानी सीजनल, तो वो जो मैंने पुश पुल फैक्टर्स बताए थे उसी के बेसिस पर सोचो कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्या ट्रेंड है, क्यों हो रहा है। सो रूरल अर्बन हो रहा है किस वजह से, वही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर इनकम्स। एंड ऐसे ही सीजनल सर्कुलर, परमानेंट की जगह सीजनल सर्कुलर हो रहा है। फिर उसके अलावा जेंडर की डायमेंशंस हो जाएंगी, जैसे हमारी वुमेन आर गोइंग, जो वुमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पंजाब लुधियाना में हमारा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बेंगलुरु में हो गया, तिरुपुर में हो गया, तो जो हमारी वुमेन है दे आर माइग्रेटिंग, गारमेंट हब्स में माइग्रेट कर रही हैं। उसके अलावा और क्यों हो रही है हमारी, डिस्ट्रेस ड्रिवन माइग्रेशन, डिस्ट्रेस, डेवलपमेंट डेफिसिट की वजह से। तो जो हमारा पुश फैक्टर है वो आ गया।
ठीक है, जैसे ट्राइबल माइग्रेशन हो रही है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ से टू हमारे मेट्रो सिटीज में। जस्ट एन एग्जाम्पल वो लिखकर हम यहाँ बता देंगे। एंड फिर आउटसाइड इंडिया कहाँ हो रही है बता दो, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। गल्फ माइग्रेशन का सर्ज आया था 1980s में, ठीक है, बट उसके बाद थोड़ा प्लेटू हो गया 2010 के बाद। तो लिख दो केरला, आंध्रा, बिहार एटसेट्रा। तो ये सब मेजर हमारे यहाँ से वर्कर्स माइग्रेंट्स गए गल्फ कंट्रीज में। फिर स्किल माइग्रेशन हो गई फर्दर हमारी जब सिलिकॉन वैली में गए, यूएस एटसेट्रा, H1B वीजा, ये सब लिख कर आना है वहां पर एग्जाम्पल्स में। ठीक है, फिर क्या हुआ हमारा डाइवर्सिफिकेशन डेस्टिनेशन, बस अब इन्हीं पर ही रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हर जगह जाना शुरू कर दिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ग्लोबलाइजेशन हुई, उसके बाद एमएनसी आई। तो इसकी वजह से फर्दर जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने कहा, कंपनी ने डिमांड करी, तो जाना पड़ा। तो डाइवर्सिफिकेशन हो गई। उसके अलावा कुछ पॉलिसी की इंसेंटिव्स मिलते हैं कंट्रीज में, रेमिटेंसेस होते हैं, इस वजह से पीपल गो देयर। ठीक है, अब जैसे मास्टर्स करनी है तो जर्मनी जाकर मास्टर्स कर ली, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, फी भी कम है, तो वहां चले गए। फिर परमानेंट वहीं पर सेटल हो गए जाकर, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया चले गए, सिटीजनशिप ले ली। तो ये सब चीजें क्या है, इसीलिए हो रही हैं। तो पुश पुल फैक्टर्स की तरह इसको सोचना, बट यहाँ मुझे ऐसे इंटरनेशनल और लोकल क्यों हो रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। अंडरस्टूड, क्लियर। सो इस बेसिस पर वी कैन अप्रोच दिस वन। सिंपल है, हो जाएगा। एंड मैप बनाना चाहो तो इसमें बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर कम्युनलिज्म। सो व्हाट इज कम्युनलिज्म? व्हाट इज कम्युनलिज्म? डोंट लुक हेयर, लुक हेयर, यहां पर डेफिनेशन। सो it is an ideology which promotes the communal interest of one community religion at the cost of interest of other religious communities। ठीक है, तो क्या है कम्युनलिज्म? हम अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट, अपने रिलीजन के इंटरेस्ट को प्राइमेसी दे रहे हैं ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज कम्युनलिज्म। अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर, नेशन वेशन को सब इग्नोर कर कर, एंड बाकी कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर कर। सो कम्युनलिज्म पहली बार इंडिया में अभी नहीं आया कि बोल रहे हो कि 2014 के बाद कम्युनलिज्म में राइज हुआ है। दिस इज नॉट ट्रू। कम्युनलिज्म इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस टाइम से आ रहा है। इट इज अ कॉलोनियल लिगेसी। तो कॉजेज क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, तो वहीं से उसकी शुरुआत हो चुकी थी कम्युनलिज्म की। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन, पोलराइजेशन फॉर पॉलिटिकल एंड्स। एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम लीग ने किया फॉर पार्टीशन। अब इसमें जो हमारी प्रेजेंट टाइम में पार्टीज हैं उनके एग्जाम्पल अवॉइड करना प्लीज, पर्टिकुलरली जो मेजोरिटी पार्टीज हैं उनको कम्युनलिज्म से प्लीज डू नॉट लिंक। दैट्स अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज उन्हें कम्युनलिज्म से लिंक मत करना, स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट टाइम में पार्टीज है। ठीक है, यू नेवर नो हु इज चेकिंग योर पेपर। फिर आता है कॉजेज क्या है, और तो इसीलिए पार्टीशन के टाइम के मुस्लिम लीग को ब्लेम करना है, आराम से ब्लेम करो। तो ये केयरफुली स्मार्टली चीजें लिखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं कि किसी को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। फिर आता है हमारा डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स वाया सोशल मीडिया। दैट इज वन ऑफ द रीजन। हेट स्पीच, फेक न्यूज, एको चैम्बर्स बन चुके हैं। फेक न्यूज फैलाई जा रहे हैं, बार बार 10 अकाउंट से फैलाई जा रहे हैं, सबको लग रहा है सच हो रही है। ऐसे ही फिर क्या होता है, फेक न्यूज स्प्रेड हुई, मॉब वायलेंस हो गया, जैसे पलघर मॉब लिंचिंग, काओ विजिलेंटिज्म, ये एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, फिर गेटोइजेशन, उनका फिजिकल एंड मेंटल सेग्रीगेशन हो चुका है, एंड रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब दो ये इंटरनल सिक्योरिटी का कीवर्ड है, बट इसमें भी हम यूज करेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो हमारे जो सेपरेटिस्ट, हमारे नहीं मतलब जो सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, वो सोशल मीडिया को यही एक्सप्लॉइट करते हैं टू स्प्रेड कम्युनल हेट्रेड एंड क्रिएट फिशर्स। जैसे खालिस्तान के केस में देखो, इसमें पाकिस्तान, कनाडा के कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। सो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों मिलकर कम्युनलिज्म स्प्रेड करवा रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अगेन डोंट लुक हेयर, लुक हेयर। एंड ये गुजरात गुजरात का राइट्स का एग्जांपल यूजुअली अवॉइड करना, डू नॉट गिव दैट एग्जांपल गोधरावल। बस लिख सकते हो राइट्स हुए, अब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, क्या था, उतनी डिटेल में जाकर कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है।
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनलिज्म? कम्युनल राइट्स, लिंचिंग्स, सोशल डिसहार्मनी होगी। एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ ईस्ट, अब ये कुछ राइट्स के एग्जाम्पल याद रखना। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पार्टीशन राइट्स, फिर पंजाब 1984, गुजरात गोधरा का जनरल लिखना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो आया तो इसमें गुजरात का मत लिखना, ठीक है। उसके अलावा हमारा मुंबई में जो हुए थे टेररिस्ट अटैक्स एंड उसके बाद जो हमारे मुंबई में राइट्स हुए थे वो लिख सकते हो 1990s वाले। फिर क्या होगा? सोशल फ्रैगमेंटेशन, गेटवाइजेशन। क्या होता है? अस वर्सेस देम मेंटालिटी। तो ये कीवर्ड है, लिख कर आना। सॉरी, अस वर्सेस देम नरेटिव। तो क्या होता है? हमारे जो सोशल क्लीवेजेस हैं वो फर्दर डीपन हो जाते हैं। फिर वीकनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, अंडरमाइंस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज ऑफ सेक्युलरिज्म है, जैसे सर्वधर्म समभाव, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और क्या होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस? इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट। लोगों को लगेगा कि यार ये तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो रहा है, वो बट सिर्फ परसेप्शन होता है, ठीक है। अगर वीकनेस होगी इन रिस्पॉन्स में तो ऐसा उन्हें लग सकता है। जैसे इन मेनी राइट्स के केसेस में एलिगेशन होती है कि पुलिस भी इन्वॉल्व थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स में बोल रहे थे, पंजाब में बोल रहे थे कि पुलिस देखती रही, कुछ नहीं किया। सो इसकी वजह से क्या होगा? इस वजह से इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट होता है। फिर होता है इकोनॉमिक लॉसेस, राइट्स डिस्टर्ब्स लाइवलीहुड्स, इंडस्ट्रीज। पंजाब के केस में देख लो, गुजरात के केस में देखो, तो हमारी जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, अल्टीमेटली इन्हीं का ही नुकसान होगा, ठीक है। फिर यूथ रेडिकलाइजेशन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। तो यूथ रेडिकलाइज हो जाते हैं एंड दे मूव टूवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, जैसे प्रो खालिस्तान। फिर इलेक्टोरल पोलराइजेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक टूल बन चुका है, डाइवर्जन हो चुकी है, डेवलपमेंट इशू की जगह सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे चला गया है? सिर्फ और सिर्फ फोकस चला गया है डिविजन पर। तो ये दिस इज पोलराइजेशन। फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रॉमा ऑफ इफेक्टिव कम्युनिटीज। तो ये सब हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? तो वही सोचो, सोशल पर्सपेक्टिव से सोचो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचो, इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचो, सोसाइटी का एंगल लेकर आओ। तो हमारी जो वैल्यूज हैं, सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म संभव, इनका इरोजन हो रहा है, गेटोइजेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। सो ऐसे मैं कर कर पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ एंड एग्जाम्पल्स दे देना। नाउ कम्युनलिज्म को रोकने के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सचर कमेटी की रिपोर्ट। जब भी माइनॉरिटीज की बात हो, मुस्लिम्स की बात हो, कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म की बात हो, उनके इंटरेस्ट की बात हो, तो हमेशा सचर कमेटी रिपोर्ट लिखनी ही लिखनी है आंसर में। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनवाया था, रिकमेंड किया था, प्लस सचर कमेटी ने बोला था टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस लाइक माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। एंड उन्होंने बोला सचर कमेटी ने कि उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस करना चाहिए। ऐसे ही राजीव गौबा कमेटी वॉज एस्टैब्लिश टू डील विद लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस। एंड ऑल्सो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी भी बनवाई थी, अंडर इट कम्स अंडर एमएचए। उसका पर्पस यही है कम्युनल हार्मनी प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करना। सो ये सब इनिशिएटिव्स हैं। तो आंसर के एंड में यू कैन राइट सब एंड स्पोक बनाकर सचर कमेटी, राजीव गौबा कमेटी, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। सो मोदी जी इज टेकिंग ऑल द एफर्ट्स कम्युनलिज्म को रोकने के लिए। फिर क्या है हमारी रेमेडीज? रेमेडीज क्या होती है? सॉल्यूशंस हमारे। तो सिंपल सी बात, क्या क्या रेमेडीज ली होंगी? तो सोचो अलग अलग पर्सपेक्टिव से कि जुडिशरी ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट ने क्या लेजिस्लेटिव एक्ट्स लिए होंगे। फिर जब भी रेमेडीज आए हमेशा कम्युनिटी एंगेजमेंट हमें करनी ही करनी है, तो एक पॉइंट मेरा हमेशा वो आ जाएगा। फिर अवेयरनेस, एजुकेशन को इन्वॉल्व करो। एंड कम्युनलिज्म की बात है तो क्या है, रिलीजियस कम्युनिटीज इन्वॉल्व है तो उनके रिलीजियस हेड्स को इंक्लूड करो इनमें। इंटरफेथ डायलॉग करवाओ, ये कीवर्ड्स हैं सारे। रेडिकलाइजेशन हो रही है तो रेडिकलाइजेशन को कैसे रोकोगे? टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करो, फेसबुक, ट्विटर, इन सबको रेगुलेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। जो उनके बैन अकाउंट्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं उनको बैन करवाओ, सिंपल सी बात। वी कैन नॉट लेट देम हार्म हमारे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी। सो क्या रेमेडीज हैं? लेजिस्लेटिव मेजर्स, लॉज लेकर आए कर्ब हेट स्पीच एंड कम्युनल वायलेंस के लिए। फिर जुडिशियल इंटरवेंशन से, जैसे कि फास्ट ट्रैक ट्रायल्स करवाओ, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो, ठीक है। फिर सिविल सोसाइटी एंड एनजीओस को इन्वॉल्व करो, इंटरफेथ डायलॉग्स करवाओ, जैसे कि अमन बिरादरी हो गई हमारी, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस हो गई। तो ये सब क्या है? कम्युनल हार्मनी प्रमोट करवा रहे हैं ये। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेक्युलरिज्म की वैल्यूज प्रमोट करवाओ। ये नहीं कि एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म चेंज कर सिलेबस से सेक्युलरिज्म ही हटा दो। नो, दैट इज नॉट करेक्ट।
फिर एटीट्यूडनल चेंजेस लेकर आओ वाया मीडिया, वाया जो काम करेगी फोस्टरिंग नेशनल यूनिटी का। डीरेडिकलाइजेशन कैंपेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑपरेशन पिजन, इंटरनल सिक्योरिटी में भी हम इसे यूज करेंगे, तो याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनलिज्म का और क्या रीजन है, एक डेवलपमेंट डेफिसिट भी है, डेवलपमेंट गैप भी है। तो जो हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उस पर फोकस करो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को खत्म करो एज सेड बाय सचर कमेटी। तो यही ऐसे पॉइंट लिखा, ब्रैकेट में लिख दो सचर कमेटी। ठीक है, हो गया वैल्यू एडिशन। फिर टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है मॉनिटरिंग के लिए एंड कम्युनल टेंशन को रोकने के लिए। नौ इसमें केस स्टडी भी थी, गुजरात में अहमदाबाद में क्या था, रथ यात्रा निकलनी थी, तो वो थोड़ा कम्युनली सेंसिटिव रीजन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करवाया, क्रिकेट मैच करवा दिया दोनों कम्युनिटीज का रथ यात्रा से पहले। तो वही हो गया, इंटरफेथ डायलॉग की तरह ही हो गया कि दोनों कम्युनिटीज आई, पार्टिसिपेट किया, कम्युनल हार्मनी की बात करवाई। ठीक है, सो अब इसका हमें कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो जब भी कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म की बात आए तो याद रखना सर्वधर्म संभव, शांति एकता सद्भावना, हमारे इथोस, हमारी वैल्यूज, इन सबको हमें प्रायोरिटाइज करना है। सो द फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल और सोशल इंपेरेटिव बट अ मॉरल वन, and it is essential for preserving the unity and integrity of our nations and the ideals enshrined in the constitutions। वो भी लिख सकते हो, and ideals like justice, equality, fraternity enshrined in the constitution, ऐसा भी लिख सकते हो कंक्लूजन में। ये बहुत अच्छी लाइन होती है, द वैल्यूज enshrined in the constitution लिख दो। ठीक है, फिर सॉल्यूशन भी दे, सॉल्यूशन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं कि बाय प्रमोटिंग वैल्यूज लाइक सर्वधर्म संभव, शांति एकता सद्भावना, फॉस्टरिंग इंटरफेथ डायलॉग, इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ सोसाइटी जहां पर कम्युनल हार्मोनी प्रिवेल करेगी। एंड मोदी जी इसी पर फोकस कर रहे हैं, सर्वधर्म संभव, सर्व पंथ संभव। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड। सो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, कम्युनलिज्म अराइजेस ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्रीवेशन। आर्ग्यू करना है और अपने एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, तो कम्युनलिज्म के हमें रीजन बता रहे हैं, पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्रीवेशन। बट 15 मार्कर है, पॉइंट्स कम बचेंगे, तो इसके बाद पता है हम एक और डायमेंशन जनरेट करेंगे, क्या, अदर एग्जाम, अदर रीजंस। ऑलराइट, जो इसमें तो दो ही लिमिटेड चीजें बता सकते हैं, बट 15 मार्कर लिखने हैं तो मुझे और पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे, तो अदर रीजंस भी हम लिख कर आएंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन भी लिख देंगे। सो पहले इंट्रोडक्शन में हम इसी से स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज कम्युनलिज्म। जो ये था हमारा, डायरेक्टली उससे स्टार्ट कर सकते हैं एंड फिर बता दो कि इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ, हाँ, कि उसके मल्टीपल रीजन है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जैसे पावर स्ट्रगल, रिलेटिव डिप्रीवेशन। तो सबसे पहले एड्रेस कर दो कि पावर स्ट्रगल्स की वजह से कैसे हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, जैसे हुआ। अब प्रेजेंट का एग्जांपल तो हम दे नहीं सकते इसमें पर्टिकुलरली, प्रेजेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, सो वी कैन यूज हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का दिखा दो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मुस्लिम लीग ने यही रोल प्ले किया था, फिर ब्रिटिश ने यही किया था, डिवाइड किया था एंड कम्युनलिज्म प्रमोट किया था। सो वो हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा उसने रिलेटिव डेप्रीवेशन। नाउ रिलेटिव डेप्रीवेशन इज अनदर कॉज जिसने जो हाईलाइट किया है हमारा सचर कमिटी ने। सो दैट इज अनदर रीजन, सचर कमिटी वाला रिलेटिव डेप्रीवेशन। तो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, पॉलिटिकली डिसएडवांटेज वो फील करते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से कम्युनल टेंशन हो सकते हैं। सो परसेप्शन ऑफ डिनायल, एक्सक्लूजन, इस बेसिस पर इट हैपेंस। ठीक है, बट 15 मार्कर है, मुझे और भी लिखना है, तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा अदर फैक्टर्स, अदर कॉजेस, इसमें इनको भी मैं डिटेल में लिख दूंगा। अंडरस्टूड? नाउ अब क्वेश्चन खत्म तो कर नहीं सकते, 15 मार्कर है, मुझे और भी पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसके बाद मैं लिखूंगा कि उसकी रेमेडीज क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर स्पेस परमिट करती है तो एक हब एंड स्पोक बना देना, कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आ जाएगा मेरा उसकी रेमेडीज। तो ये डायमेंशन मुझे जनरेट करनी पड़ेगी, दो उसने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, बट आंसर की डिमांड है रेमेडीज दिखाना, एंड स्पेस भी मुझे मिल रही है, बिकॉज मैं ये इसमें कितने ही पॉइंट्स लिख दूंगा, 15 मार्कर है ये, मैं कहां से 15 पॉइंट लेकर आऊं। सो आई विल डेफिनेटली राइट कॉन्सिक्वेंसेज भी ऐसे हब एंड स्पोक में, एंड रेमेडीज भी मैं बना दूंगा, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो भी बता देंगे हम, फिर हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे इसको हमें अप्रोच करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म। तो इनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी, कम्युनलिज्म, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हाउ द फॉर्मर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लेटर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो इंडिपेंडेंट इंडिया का हमें इसमें कोई एग्जांपल देकर बताना पड़ेगा। सो व्हाट इज रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी, क्या होता है ये? सो दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव एस्पेक्ट, जब हम अपने रिलीजन को पीसफुल पर्पसेस के लिए, स्पिरिचुअल प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी, बिकॉज वो मेरा प्राइवेट स्फेयर है, पर्सनल स्फेयर है, एंड स्पिरिचुअल है, पॉजिटिव है, इंक्लूसिव है, दैट इज नॉट हार्मिंग एनीवन। सो मैं पर्सनल स्फेयर में कैसे भी प्रैक्टिस करूं उसे। बट जब कम्युनलिज्म आएगा तो उसका नेचर एंड इंटेंट चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे सोचना, तो जो नेचर एंड इंटेंट है, ठीक है, सो हमारा रिलीजियसनेस इज इनवर्ड लुकिंग, स्पिरिचुअल, पॉजिटिव, और जो कम्युनलिज्म है वो नेगेटिव, आउटवर्ड, असर्टिव हो जाएगा, डिविजिव, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसकी अगर एक्सप्रेशन हम देखें तो रिलीजियसनेस का पर्पस क्या है? हार्मनी प्रमोट कर रहा है। रिलीजियसनेस क्या है हमारा? एक्सप्रेशन भी देख लो उसकी, हार्मनी प्रमोट करेगा वो। ऑन दी अदर हैंड टॉलरेंस प्रमोट करेगा। और कम्युनलिज्म क्या करेगा? अस वर्सेस देम मेंटालिटी लेकर आएगा। लिखा हुआ था ना यहाँ पर कीवर्ड में, ये अस वर्सेस देम मेंटालिटी लेकर आएगा। तो डिवाइड क्रिएट करेगा, नरेटिव्स बिल्ड करेगा। और सोसाइटी में अगर हम देखें तो क्या चाहिए हमें? हमें रिलीजियसनेस चाहिए, सोशल सर्विस चाहिए, चैरिटी चाहिए, जैसे गुरुद्वारा के लंगर, मंदिर में होता है। फिर कम्युनलिज्म क्या होता है? इट ऑफन लीड्स टू हेट्रेड, राइट्स एंड पोलराइजेशन। तो इस बेसिस पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेचर क्या है उसका, एक्सप्रेशन क्या है, और सोसाइटी पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, अब उसने पूछा फिर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ। सो अब मुझे कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखकर दिखाना पड़ेगा जहां पर एक ये ट्रांसफॉर्म हो गया एंड उसकी वजह से राइट्स हुए। तो सबसे प्राइम एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं कि जब मंडल कमंडल पॉलिटिक्स आई लेट 1990s की, उसके बाद हमारा अयोध्या का राम जन्मभूमि का इशू आया। दो इशू वॉज एट पॉइंट ठीक था कि चलो ठीक है, दोनों की आइडेंटिटी की बात है, तो पीसफुली उसको रिजॉल्व किया जा सकता था। बट कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से, कम्युनलिज्म की वजह से क्या हुआ? बेचारे लोग मारे गए, डिमोलिशन हुआ एंड नेशन वाइड कम्युनल राइट्स हुए। सो दिस इज हाउ जो सिंपल रिलीजियोसिटी, रिलीजियसनेस था, जिस मैटर को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता था, दैट टर्न्ड इनटू कम्युनलिज्म। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ऐसे वी विल बिल्ड आंसर इसका। तो अच्छा आंसर इसका बनाया जा सकता है। फिर कंक्लूजन पे आ जाएंगे, यही लिख सकते हैं कि ये वैल्यूज हमें फोस्टर करने की जरूरत है नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस वैल्यूज भी लिख सकते हो, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, वो सारी चीजें। समझ गए? अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक रीजनलिज्म पर। सो व्हाट इज रीजनलिज्म? रीजनलिज्म क्या होता है? इट इज द पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन या ग्रुप ऑफ रीजन। अब कम्युनलिज्म में क्या था? हम कम्युनिटी को ऊपर रख रहे थे, अपने रिलीजन को ऊपर रख रहे थे। रीजनलिज्म में अपने रीजन को ऊपर रख रहे हैं इन प्रेफरेंस टू नेशनल आइडेंटिटी। इट इज सब नेशनलिज्म, सब टेरिटोरियल लॉयलिटी। ये दोनों कीवर्ड्स लिखकर आना आंसर में। इट इज सब नेशनलिज्म, सब टेरिटोरियल लॉयलिटी। ठीक है, सो हमारी मल्टी एथनिक सोसाइटी में बट ऑब्वियस है कि रीजनलिज्म होगा ही होगा। तो उसके दोनों के पॉजिटिव्स भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे रीजनलिज्म के। ये ध्यान में रखना, रीजनलिज्म का पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। सो वाइल इट कैन फोस्टर लोकल आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट, बट ऑल्सो ये डिविजिव भी हो सकता है एंड इससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं इफ नॉट मैनेज वेल। इट कैन टर्न इनटू सन्स ऑफ सॉइल एटसेट्रा, जो हमारे इश्यूज चलते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली इंडिया में, ये ग्लोबली भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेन में कैटलोनिया का इशू, कनाडा क्यूबेक, स्कॉटलैंड यूके। तो ये एग्जाम्पल लिख देना ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी इसमें। एंड अगेन रीजनलिज्म, मोदी जी ने तो कुछ किया नहीं, पहले से ही आ रहा है ये सारी चीजें। सो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही
ये स्टार्ट हो चुका था। रीजनल आइडेंटिटीज हमारी बननी शुरू हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चरल बेसिस। फिर पोस्ट ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंस यही तो हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो हमारी कुछ स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई एंड हमारी रीजनल पार्टीज आ गई, जैसे डीएमके आ गई, शिवसेना आ गई। सो रीजनलिज्म बढ़ना शुरू हो चुका था। नाउ अगेन कॉजेस क्या होंगे रीजनलिज्म के? प्राइमरी कॉजेस होगा हमारा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी रीजन वो हो गया, जैसे कॉन्सेंट्रेट हो गई हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड हमारी जो स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहां पर थोड़ा रिलेटिव डिप्रीवेशन हो गया। इसकी वजह से फिर रीजनलिज्म बढ़ा। ऐसे ही लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, हमारा लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल डिमांड करते हैं वो स्टेटहुड बेस्ड अपॉन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, जैसे पूर्वांचल हो गया। एंड ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में द गवर्नमेंट वर्कर्स आर बीइंग अटैक्ड, हिंदी नहीं बोलनी। सो वो क्या है? वो रीजनलिज्म ही है, मैनिफेस्टेशन है उसकी। एंड देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यूज ऑफ रीजनल आइडेंटिटी टू गेन पावर, जैसे शिवसेना का सन्स ऑफ सॉइल। फिर हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, उन्हें लगता है कि हम हिस्टोरिकली निग्लेक्टेड हैं, जैसे विदर्भ का इशू हो गया, गोरखालैंड का इशू हो गया। तो ये सब हमारे कॉजेज हैं रीजनलिज्म के। नाउ रीजनलिज्म मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे कैसे वो देखने को मिलता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेटहुड मूवमेंट्स आ जाती है। वो चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनाकर दे दो विद इन द इंडियन टेरिटरी, इंडिया में ही हमें रहना है, वी आर द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, बट हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, जैसे तेलंगाना, पूर्वांचल, विदर्भ, गोरखा, सौराष्ट्र। अब इसका डायग्राम जरूर बनाना, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम बनता है, बना देना इसे। फिर होती है हमारी डिमांड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दिस वो चाहते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले विद इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जैसे बोडोलैंड। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इन्हें। फिर सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारा खालिस्तान इशू हो गया, ग्रेटर नागालिम हो गया, यू उल्फा हो गया असम में। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं सिसेशनिस्ट वाले कि इंडिया छोड़कर हम अपनी अलग देश बसाएंगे। क्यों बसाओगे? सो ये एक इशू हो गया। फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, दिल्ली हरियाणा का डिस्प्यूट, असम मिजोरम कन्फ्लिक्ट्स, महाराष्ट्र कर्नाटका का बेलगाम इशू। तो ये सारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। एंड लास्टली डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस। तो ये जो 5 फॉर्म्स हैं, इनको प्लीज मैनिफेस्टेशन को रट लेना विद एग्जांपल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कैसे अदर मैनिफेस्टेशन होती है? सेपरेट फ्लैग्स, कर्नाटका का रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं कि हरियाणा में हरियाणा वालों को लोकल रिजर्वेशन दो, कर्नाटका में दो। पैरा डिप्लोमेसी, जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पर टारगेट किया जाता है, क्लैशेस होते हैं एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड होती है। सो ये है हमारे वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीजनलिज्म। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट हमेशा इसका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सो पॉजिटिव क्या होगा कि जो हमारा रिलेटिव डिप्रिवेशन है जिन रीजन्स में, जैसे तेलंगाना एक्सेट्रा का था, वो एक जेन्युइन कॉज था। सो उन एरियाज पर गवर्नमेंट फोकस कर पाएगी बिकॉज रीजनलिज्म की जगह की वजह से वो डिमांड करेंगे, मूवमेंट्स होंगी वहां पर। ठीक है, तो लोकल इश्यूज को गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, जैसे तेलंगाना रीजनल निगलेक्ट की वजह से ही एडिशनल रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करवाएगा, स्टेट बनाया। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके लोकल कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन वो सब प्रमोट होंगे एंड गवर्नमेंट या हमारी जो गवर्नेंस होगी दैट विल बिकम मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिव। हाउएवर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इसके बहुत ज्यादा हैं, तो पॉजिटिव एक दो दिखा देना, बाकी नेगेटिव ज्यादा दिखाना रीजनलिज्म के। नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी को थ्रेटन करता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी। फिर इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज आती हैं, प्रोटेक्शनिज्म कि भाई यहाँ पर तो खाली हम ही फैक्ट्री लगाएंगे। यहाँ बेंगलुरु में हो गया, महाराष्ट्र में, जस्ट एन एग्जांपल कि बाहर का कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता। सो क्या होगा? इनएफिशिएंसीज आएंगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। फिर सोशल डिविजन आते हैं, इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल क्लीवेजेस हैं उसको डीपन करता है, अस वर्सेस देम मेंटालिटी होती है एंड सन्स ऑफ सॉइल को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए हमारे। नाउ मोदी जी ने बहुत एफर्ट की है, बेचारे मोदी जी ने इतनी मेहनत करते हैं 20 घंटे, बट क्या हुआ? फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एन इशू। तो इनिशिएटिव्स क्या ली है मोदी जी ने? इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाया, जोनल काउंसिल्स बनाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस किया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों पर फोकस किया। ऐसे ही स्पेशल स्टेटस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है भारत पर, ऐसे ही पीस अकॉर्ड्स कंक्लूड करवाए। फिर
बेस बरुआ कमेटी बनवाई टू लुक इनटू द कंसर्न्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेजिडेंट्स। अंडरस्टूड? तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए मोदी जी ने रीजनलिज्म को चेक करने के लिए, यूनिटी प्रमोट करने के लिए। तो उनकी डिमांड्स भी एक्सेप्ट करी एंड डायलॉग भी करवाया, नेगोशिएशन भी करवाई, कॉन्स्टिट्यूशंस का सहारा भी लिया। सो पीसफुली सेटल करवा रहे हैं मोदी जी सारे इश्यूज। नाउ रीजनलिज्म पर वी कैन ऑलवेज मेक दिस मैप, नोट्स में दिया हुआ है, देख लेना, यहाँ पर क्वालिटी ठीक नहीं आ रही। जैसे हाईलाइट कर दो कि कौन कौन से एरिया में डिमांड है। तो जैसे यहाँ पर पूर्वांचल की है, गोरखालैंड, बोडोलैंड, फिर कोसल इन उड़ीसा, रायलसीमा आंध्रा में, विदर्भ, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र इन गुजरात, बुंदेलखंड हो गया हमारा यहाँ पर। सो ये सारा रीजनलिज्म नीचे लिख देना, मैनिफेस्टेशंस। अब वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे रोकेंगे मोदी जी? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रीजनल इम्बैलेंसेस को एड्रेस करो, एंड कल्चरल फेडरलिज्म, लोकल लैंग्वेज हेरिटेज उनका प्रमोट करो, फॉर एग्जांपल एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत पर, एंड ग्रास रूट पार्टिसिपेशन तो उनको डिवॉल्व करो, फंड्स फंक्शन फंक्शनरीज। ठीक है, नाउ कंक्लूजन आ जाएगा हमारा, यूनिटी डाइवर्सिटी इज इंडिया स्ट्रेंथ, रीजनलिज्म व्हेन गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड बैलेंस विद नेशनल यूनिटी कैन बी अ पावरफुल फोर्स फॉर डेवलपमेंट। तो इसीलिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को बैलेंस करना है विद नेशनल इंटीग्रिटी टू अचीव द विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो ये कीवर्ड, जुमले, यूनिटी, डाइवर्सिटी, ये सब डाल कर आना अपने आंसर में, कंक्लूजन में। डन हो गया। चलो इसके अभी अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है उसने, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी। तो डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी का बीच में डिफरेंस बताना है हमें, एंड हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। नाउ व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, कॉमन सेंस लगाओ, क्या है डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है हमारी, लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी, वेरिएशन, नेचुरल, ज्योग्राफिक, वो है हमारी डाइवर्सिटी। और डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिस्पैरिटी हो जाती है हमारी नेगेटिव, इनइक्वालिटी, रीजनल इम्बैलेंसेस, दैट कम्स अंडर डिस्पैरिटी। तो हमारी जो इनइक्वालिटी, अनइक्वल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम, एक्सेस टू सर्विसेज, वो सारी चीजें आ जाएंगी हमारी रीजनल डिस्पैरिटी में। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज रीजनल डाइवर्सिटी, हमारी लिंग्विस्टिक, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, वो है हमारी रीजनल डाइवर्सिटी बेस्ड अपॉन लैंग्वेज, एथनिसिटी, क्लाइमेट। अब इसमें साथ में एग्जाम्पल भी लिख देना, जैसे कश्मीर देख लो, हिमालयास है, अंडमान देख लो बिल्कुल अलग है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट देख लो, थार डेजर्ट, राजस्थान देख लो, सब अलग है, वो डाइवर्सिटी दिखा रहा है हमारी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड डिस्पैरिटी की बात करें तो महाराष्ट्र वर्सेस बिहार देखो, इन टर्म्स ऑफ हमारा पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी की बात कर लो बिहार वर्सेस केरला में, सो दैट इज अवर डिस्पैरिटी। अंडरस्टूड? नाउ हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। नाउ ये रीजनल डिस्पैरिटीज कितना सीरियस है, बस वो चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। पहले हमें रीजन वाइज दिखाना पड़ेगा कि इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो क्या है। अब देखो भाई कैसे कीवर्ड जनरेट करने हैं हमें। सो सोचो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचो, सोशल पर्सपेक्टिव से देखो, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखो, अनरेस्ट देखो। ठीक है, अपने आप डायमेंशन जनरेट हो जाएंगी, पॉइंट्स आ जाएंगे अपने आप। सो वेस्टर्न स्टेट्स वर्सेस सदर्न स्टेट्स देख लो, या नॉर्दर्न स्टेट्स देख लो, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अपने आप मिल जाएंगी। एंड जो हमारी स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू जीडीपी कंपेयर टू ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फिर बिहार का एग्जांपल आ गया, पर कैपिटा इनकम उसकी बहुत कम है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज देख लो, उड़ीसा को कंपेयर करवा लो, बाकी हमें एमपी को कंपेयर करवा लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेशंस उसमें बता दो। एंड नाउ इसके अलावा हम देख सकते हैं पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट, कुछ रीजन्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे हो गए। ठीक है, फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, रीजनल इश्यूज चल रहे हैं। उसके अलावा हमारा अर्बन रूरल डिवाइड विद इन द स्टेट्स भी है। नाउ दिस इज नॉट जस्ट कि इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट भी, विद इन द स्टेट्स भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ स्टेट्स के कुछ स्पेसिफिक रीजन, हरियाणा की बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, दीज आर मोर डेवलप्ड कंसिडर्ड कंपेयर टू हमारे रिमोट एरियाज। ऐसे ही बेंगलुरु में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, विदर्भ को कंपेयर कर लो पुणे, नासिक से, मुंबई से। सो विद इन द स्टेट भी हमारा डिवाइड है, सो वहां पर भी डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। सो वाइल जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ तो है, हाउएवर जो रीजनल डिस्पैरिटी है इट अंडरमाइंस इक्विटी एंड नेशनल कोहेशन। ठीक है,
तो बस बता देंगे क्या-क्या हमें सॉल्यूशंस लेने की ज़रूरत है, हमें डिस्पैरिटीज़ को खत्म करना है और उसके लिए मोदी जी ने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो हम बता सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस? तो वही तो है, यही तो पढ़ाया था कॉजेस। उसमें एक रीजन्स था ना, ये लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यही फैक्टर्स मुझे वहां पर एक्सप्लेन कर कर इसमें बताने हैं कि राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से हो रहा है। लिंग्विस्टिक प्राइड देख लो, लिंग्विस्टिक स्टेट्स देख लो, फिर कर्नाटका, तमिल लैंग्वेज का, कन्नड़ का, मराठी का, ये सब इश्यूज क्या हैं? लिंग्विस्टिक ही है, आइडेंटिटी मूवमेंट्स है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट एथनिक ट्राइबल्स जो हमारे डिस्प्यूट चल रहे थे, मणिपुर इशू हो गया, फिर असम मिजोरम का डिस्प्यूट चल रहा है, बोडोलैंड गोरखालैंड मूवमेंट्स, वो सब क्या है? वो सब यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल निग्लेक्ट, रिकॉग्निशन, बस वही चीज मुझे यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन करनी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी can it be said that the regions form cultural units rather than the states? Give reasons with examples। अब मुझे बताना पड़ेगा, तो वो सब स्टेट में जाकर पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि रीजन्स फॉर्म द कल्चरल यूनिट्स, तो हमारी स्टेट्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं, उसमें स्पेसिफिक रीजन है जिसके बीच में डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिल रही हैं, डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे कि हाँ, रीजन्स कल्चरल यूनिट्स करते हैं, बियॉन्ड द स्टेट्स, बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अवध हो गया, बुंदेलखंड हो गया, सौराष्ट्र हो गया, पूर्वांचल हो गया। ठीक है, वो ये नहीं बोलते कि तुम यूपी हो, वो बोलते हैं तुम पूर्वांचली हो, बुंदेलखंड से हो, अवधि हो। तो कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो हमारे रीजन्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कल्चरल यूनिट्स बनाने में। ठीक है, जैसे अवधि कल्चर हो गया, अब ये कहाँ स्पैन कर रहा है? ये एमपी में भी आ जाता है और यूपी में भी आ जाता है, तो बियॉन्ड द स्टेट वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही शेयर्ड हम देखें, लैंग्वेज, कल्चर के एलिमेंट्स देखो, फूड, क्विजीन, फेस्टिवल्स, वो सब एग्जिस्ट करते ही करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो। जैसे द्रविड़न कल्चर है, तो वो इन पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं। ऐसे ही ट्राइबल्स एंड फोक कल्चर देख लो, संथल ट्राइब्स हो गए, हमारे बाकी ट्राइब्स हो गए। नाउ दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड कि छत्तीसगढ़ में है या उड़ीसा में, वो स्पैन कर रहे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो उनकी भी एक कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी है जो रीजन्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सो यही चीज इसमें हमें बतानी पड़ेगी कि कैसे रीजन्स आर फॉर्मिंग द कल्चरल यूनिट रादर देन स्टेट्स। ऐसे ही फूड का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, अटायर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, म्यूजिक का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, सो इट कैन बी आंसर्ड वेरी इजिली। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म? इज इट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, या और भी उसके रीजनल बेसिस इवेंचुअली प्रमोट सब्सटैंशिएट? तो एग्जैक्ट वही जो कॉजेस हैं वही मुझे लिख कर आने हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस में, बिकॉज हमारे पास लिखने के लिए कम है, कॉजेस तो 5-6 पॉइंट्स बताएं, तो हमेशा उसके कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशंस क्या होंगे वो जरूर लिख देना अपने आंसर में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर, सिंपल, हमने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया है कि यस, उसी की वजह से स्टेट के होते हैं, और एग्जांपल दे दो जो स्टेटहुड की डिमांड है, और ये वाला मैप भी ड्रॉ कर देना उसमें। ठीक है, डन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म। नाउ सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें हमें वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन मॉडल क्या है, ये पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड अच्छे एग्जाम्पल्स और कीवर्ड्स पता होने चाहिए। नाउ इसमें सेंसस यूज करना, सेक्युलर कीवर्ड्स प्रियम्बल यूज करना, एंड हिस्ट्री क्या है वो यूज करेंगे, और स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं वो मैं बता दूंगा। सो व्हाट इज एग्जैक्टली इज सेक्युलरिज्म? क्या होता है सेक्युलरिज्म? सो इट इज नथिंग बट एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, which advocates separation of religion from states in socio political economic aspects of life। तो वो यही फोकस करता है कि स्टेट और रिलीजन को अलग रखा रहे। बट जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ना, दैट इज अ फीचर ऑफ वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेपरेशन सेक्युलरिज्म एम्फसाइज करता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा इंडियन मॉडल है वो फोकस करता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, दैट इज नोन एज सर्वधर्म संभव।
तो हमेशा ये सेक्युलरिज्म में लिखकर आना ही है, सर्वधर्म समभाव। So it is an evolving concept. It advocates separation of religion from state and socio-political economic aspects of life. The Western model है वो focus करता है strict separation पर, whereas जो Indian notion है it is based upon सर्व धर्म या सर्व पंथ संभव, equal respect and recognition for all religions, without preference, without discrimination. So ये ही हमारा डिफरेंस है वेस्टर्न मॉडल से, और वो यही बार बार पूछता है। एंड इंडियन नोशन को हम ऑल्सो बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल की स्टेट अपने बेसिस पर, सिचुएशंस के बेसिस पर इंटरफेयर करता है एंड इक्वल रिस्पेक्ट रखता है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है हमारी, ये दिया था राजीव पारकर ने। सो व्हाट इज द हिस्ट्री, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सोशियोलॉजी PSIR के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द हिस्ट्री सेक्युलरिज्म की, तो हमारी सोसाइटी पहले से ही सेक्युलर रही है, चाहे वो अकबर का दीन इलाही हो या भक्ति सूफी मूवमेंट, कंग जमुनी तहजीब, ये सब सेक्युलरिज्म दिखाते हैं। ऐसे ही मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, तो वहां क्या है, मल्टीपल रिलीजन्स को एग्जिस्ट कर रहे थे ना साथ में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। प्लस स्टेट सबको इक्वली रिस्पेक्ट दे रही थी वहां पर। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, याद रखना, इट इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, एंड 42nd अमेंडमेंट के बाद प्रियम्बल में भी सेक्युलर वर्ड वाज एडेड। नाउ सेंसस में, अकॉर्डिंग टू सेंसस देयर आर 6 माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन है हमारी 19.3%। हाउएवर जो माइनॉरिटीज वर्ड कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सो ये याद रखना, 19.3% पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जिसमें से मुस्लिम है 14%। नाउ की फीचर्स क्या है हमारे इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के। सबसे पहला है सर्वधर्म या सर्वपंथ संभव, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हमारा कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। स्टेट सबको इक्वली रिस्पेक्ट करती है, सारे रिलीजन को सपोर्ट करती है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, पारसीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सबको सपोर्ट करती है। जैसे कुंभ मेला हिंदूज के लिए, फिर पारसीज माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल स्कीम्स लेकर आती है, जियो पारसी स्कीम्स, नई रोशनी नई मंजिल स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। एंड what is the next feature is non interference in religious affairs। अब वही प्रिंसिपल डिस्टेंस है। यूजुअली जो इनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, याद रखना। हर रिलीजन की कुछ एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं जिसे हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जैसे सिखिज्म में क्या होता है, उनका केश रखना, कृपान रखना, वो सब उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो उन सब चीजों में स्टेट इंटरफेयर नहीं करती। बट जब कोई इश्यूज आए, कोई सोशल जस्टिस की बात हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तब स्टेट आकर इंटरफेयर कर सकती है। फिर आता है ओनली टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, राइट्स एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। जैसे ट्रिपल तलाक बैन करवाया, ऐसे ही टेम्पल एंट्री नहीं कर रहे तो टेम्पल एंट्री करवाओ फॉर पारसीज के भी, हिंदूज में भी, एंड जैसे हाजी अली दरगाह है, उन सब जगहों पर एंट्री करवाओ वुमेन की। एंड इट अलाउस डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस कस्टम्स, जैसे टर्बन एक्सेट्रा रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी को भी। उसके अलावा हमारी सेक्युलर लॉ, सेक्युलर लेजिस्लेशन आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशनली एंश्राइंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये फीचर्स हैं हमारे मॉडल के। अगर उसने नहीं भी पूछा, 15 मार्कर आए ना, तो ऐसे हब एंड स्पोक बनाकर लिख सकते हो। फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, प्रिंसिपल डिस्टेंस, सर्वधर्म संभव, equal respect, allows display of religions, interferes only for social reforms, rights and justice के लिए। Understood? Now this is very important. इंडियन मॉडल और वेस्टर्न मॉडल के ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। तो इंडियन के हमने फीचर्स पढ़ लिए, प्रिंसिपल डिस्टेंस है, इक्वल रिस्पेक्ट है, स्टेट्स कैन इंटरवीन ओनली, राइट्स, रिफॉर्म्स, जस्टिस के लिए। एंड हमारा कॉन्सेप्ट है, इट्स नोन एज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड इंडिविजुअल की राइट्स और ग्रुप राइट्स को बैलेंस करता है और फोकस करता है हार्मनी पर। ऑन दी अदर हैंड जो वेस्टर्न मॉडल है, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन स्ट्रिक्ट सेपरेशन। जैसे यूएस और फ्रांस में प्रैक्टिस होता है कि रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट्स बिल्कुल भी आएगी ही नहीं, ना उनके लिए कोई लॉ बनाएगी, ना उनके रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी। स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, एंड इट इज नोन एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। और स्टेट किसी को फंडिंग भी नहीं प्रोवाइड करेगी, ना किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में। ऐसे ही एम्फोसिस करते हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, एंड स्टेट मेंटेन करता है एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी, और ऑल्सो इट बैन्स रिलीजियस सिंबल्स। तो रिलीजियस सिंबल्स जो है उनका पब्लिक डिस्प्ले इज ऑफन बैंड।
जैसे फ्रांस ने बैन लगा दिया, बुर्का पर बैन लगा दिया, टर्बन पर बैन लगा दिया, यानी कि बीच पे जा रहे हो तो बुर्किनी पहनकर भी नहीं जा सकते। सो ये है वेस्टर्न नोशन एंड दिस इज द इंडियन नोशन। समझ गए? बहुत ही सिंपल डिफरेंस है उसमें। दैट इज इंडियन इज पॉजिटिव, प्रिंसिपल डिस्टेंस इंटरफेयर करती है राइट्स जस्टिस इंश्योर करने के लिए एंड इक्वल रिस्पेक्ट, और इसमें कंप्लीट न्यूट्रलिटी, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, कंप्लीट सेपरेशन एंड रिलीजियस सिंबल्स भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। सो इसे रट लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा चैलेंजेस सेक्युलरिज्म। दिस इज नॉट द चैलेंज, चैलेंज यहां लिखा हुआ है नीचे मत देखो। सो चैलेंजेस क्या है हमारे सेक्युलरिज्म के? चैलेंजेस हैं सबसे पहले कम्युनल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल यूज ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स में। तो जो कम्युनलिज्म वाले पॉइंट्स है ना, वही सब हमारे यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, कम्युनलिज्म वाले पॉइंट्स यहाँ पर भी सेक्युलरिज्म के चैलेंजेस में हमारे आ जाएंगे। फिर वही रेडिकल आइडियोलॉजीज, कम्युनल आइडियोलॉजीज, फंडामेंटलिज्म, जैसे पार्टीशन राइट्स हुए, 1984 राइट्स हुए, मुंबई, वायलेंस अगेंस्ट कश्मीरी पंडित, सब ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लिख कर आने हैं। फिर क्या इशू है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब ये बोला जाता है कि कुछ रिलीजन्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉर वोट बैंक्स, तो दैट इज ऑल्सो अपीसमेंट वर्सेज इक्वालिटी की डिबेट। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिफरेंट पर्सनल लॉज है विच फर्दर वीकन्स द हमारी कम्युनल हार्मनी। नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी। तो वेरिंग इंटरप्रिटेशंस होती है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, एंड जुडिशियोपैपिज्म जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। जुडिशरी एक्ट्स एज पीपल एंड डिसाइड करती है क्या प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं है। फिर रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ एंड रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, तो वही सिमिलर कम्युनलिज्म वाले पॉइंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की लिख दो। एस आर बोमाई में बोला है बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है सेक्युलरिज्म, ट्रिपल तलाक, शाहरबानो केस एंड शबरीमाला वाला इंडियन यंग लॉयर्स केस अलाउ किया वुमेन को एंटर करने के लिए। ना मोदी जी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए सेक्युलरिज्म प्रमोट करने के लिए, जैसे सचर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, राजीव गौबा कमेटी, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज। तो इसके लिए मोदी जी ने बोला इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, माइनॉरिटीज को एम्पावर करने के लिए उनकी एजुकेशन पे फोकस करो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग कंडीशंस एंड प्रिवेंट कम्युनल राइट्स। अगर हम इन सब चीजों पे फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली हार्मनी बढ़ेगी, कम्युनल हार्मनी बढ़ेगी एंड सेक्युलर वैल्यूज विल बी प्रमोटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एग्जिस्ट करता है। नाउ इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है हमारे कस्टम। अभी उसने एक क्वेश्चन पूछा था मेंस में कि हाउ हमारा सेक्युलरिज्म इज थ्रेटनिंग हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स और फेस्टिवल्स को। अब समझ जाओ क्वेश्चन सोचते ही कि किसने बनाया होगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू टेक अ बैलेंस, थोड़ा अप्रोच बैलेंस लेकर चलनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स दिखाने पड़ेंगे कि कैसे वो कस्टम्स और ट्रेडिशन को चैलेंज करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हमें उसकी पॉजिटिव साइड भी दिखानी पड़ेगी कि ऑल टुगेदर इतना खराब नहीं है सेक्युलरिज्म की जितना खराब उसको बना दिया है डिस्कोर्स में। ठीक है, सो हमारे जो ट्रेडिशनल कस्टम्स प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है, बिकॉज ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कोर्ट्स डिफिकल्टी होती है उनको डिफाइड करने में कि व्हाट इज एसेंशियल। जैसे सबरीमाला वर्डिक्ट तो आया, वुमेन एंट्री अलाउ कर दी, बट इट वाज अपोज्ड बाय डिवोटीज कि ये हमारा ट्रेडिशन है, सेक्युलरिज्म के नाम पर, मोरालिटी के नाम पर हमें मत बताओ क्या करना है। फिर यूसीसी की डिबेट आ जाती है कि रिलीजियस ग्रुप्स को लगता है कि अगर यूसीसी लेकर आ गए सो इट विल ओवरराइड देयर पर्सनल लॉज एंड दे सी इट एज मेजोरिटेरियन इम्पोजिशन। ऐसे ही ट्रिपल तलाक, जेंडर जस्टिस, जो भी सैंक्शंस, अब ये क्या है, ट्रिपल तलाक माना जा रहा है, हम एंट्री नहीं करने देने, तो देयर थॉट इज कि ये हमारे ट्रेडिशन कल्चर का पार्ट है, डू नॉट इंटरफेयर इन दिस, सेक्युलरिज्म के नाम पर, मोरालिटी के नाम पर, इक्वालिटी के नाम पर। ऐसे ही मिसयूज होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कि क्लेम्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट हमारी मतलब रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस, जैसे देवदासी सिस्टम, एनिमल सेक्रीफाइस, जलीकट्टू। सो these are being protected। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट। सो हमारे जो रिलीजियस कस्टम्स हैं दे आर ऑफन
पॉलिटिसाइज, इसीलिए रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। एंड लास्टली क्या चैलेंज है, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं हमारे, दिस जुडिशियल ओवररीच वर्सेस रिफॉर्म को क्रिटिक्स को यही आर्ग्यू है कि भाई सेक्युलरिज्म इक्वालिटी के नाम पर व्हाई इज जुडिशरी इंटरवेनिंग, सो दे कॉल इट एज जुडिशियो पैपिज्म, यानी कि जुडिशरी एक्टिंग एज पेपल। तो जुडिशरी इज एक्टिंग एज पेपल, जुडिशरी डिसाइड कर रही है कि रिलीजन क्या है। वो बोल रहे हैं कि जुडिशरी नहीं डिसाइड करेगी, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, हमारे जो रिलीजियस हेड्स हैं वो डिसाइड करेंगे। हु इज जुडिशरी टू डिसाइड? सो दिस इज व्हाई ये एक मेजर इशू बना हुआ है। जैसे जलीकट्टू का केस देख लो, तमिलनाडु जलीकट्टू बैन, कंबल वाला बैन, बुल रेसिंग हमारा, फिर फायर क्रैकर्स पर बैन लगाना। सो ये सारे रिचुअल्स प्रैक्टिसेस, ये सब इशू आ जाता है रोल ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल पैपिज्म में, विच इज ऑफन सीन एज चैलेंजिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो यही सारी डिबेट्स हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, स्पेसिफिकली एग्जांपल्स को। नाउ कीवर्ड्स आते हैं हमारे इसमें, प्रिंसिपल, डिस्टेंस, सर्वधर्म सब, टॉलरेंस, ये सब अपने आंसर में डालकर आना कीवर्ड्स। एंड कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट मेयरली सेक्युलरिज्म को डिफेंड करना है हमें आइडिया को, चाहे वो कुछ भी पूछ ले कि इट इज थ्रेटनिंग अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वो तो खत्म ही कर देना चाहिए। नो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कभी भी अपने आंसर में नहीं चला, पॉजिटिव साइड उसकी दिखानी ही है। दो कस्टम ट्रेडिशन के साथ इशू है, बट सेक्युलरिज्म को कभी भी नेगेट नहीं करना। So it is not just a constitutional ideal, but the cornerstone of India की unity and diversity. With the ethos of सर्व धर्म संभव या सर्वपन संभव, we can offer the world a unique template for managing religious diversity in democratic societies. ठीक है, तो ऐसा करके यू कैन कंक्लूड अपना आंसर। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि सेक्युलरिज्म इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, सर्वधर्म संभव प्रमोट करने के लिए हमें सेक्युलरिज्म की जरूरत है। ऐसे ही हमारी जो वैल्यूज हैं इंश्राइन प्रियम्बल में, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, उन्हें अचीव करने के लिए भी सेक्युलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस इसके। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म की एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म? सो यस, एब्सोल्युटली, दीज आर द कोर एलिमेंट्स हमारे सेक्युलरिज्म के। तो पहले व्हाट यू कैन डू इज डिफाइन कर सकते हैं इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। ठीक है, तो अब इसमें जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो मत डालना, वो एक्सप्लेन मत करना, डायरेक्टली बता दो कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है, सर्वधर्म संभव पर बेस्ड है, एंड वही इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स पर फोकस करता है। नाउ वी विल एड्रेस की टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म। अब इनको हमें इंडिविजुअली एड्रेस कर कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल एड्रेस दैट एंड उसके बेसिस पर वी विल राइट अवर आंसर, अंडरस्टूड। सो टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस हो ही तो रही है, टॉलरेंस को एग्जिस्टेंस ऑफ फेथ्स है, मल्टीपल फेथ्स, मल्टीपल रिलीजन सब को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। ऐसे ही एसिमिलेशन है, एंड एसिमिलेशन है थ्रू अपना कल्चर एंड उनकी आइडेंटिटी, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है दैट इज नॉट बीइंग लॉस्ट। हमारा जो मॉडल ऑफ एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, इसमें ये नहीं हो रहा कि उनकी आइडेंटिटी लॉस हो रही है, ठीक है, को एग्जिस्टेंस विदाउट लूजिंग देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो इसमें लिख देना गंगा जमुनी तहजीब, सूफी भक्ति, अपना भक्ति सूफी ट्रेडिशन, वो वी कैन राइट दैट वेरी वेल इसको। फिर वही प्लूरलिज्म में अगेन कोई पर्टिकुलर हमारा स्टेट रिलीजन है नहीं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, रिलीजन्स है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, अंडरस्टूड। सो इसके बेसिस पर वी विल बी एबल टू आंसर दिस। नेक्स्ट इज चैलेंजेस टू अवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रैप होता है एक क्वेश्चन में। चैलेंजेस लिखेंगे बट उसके बाद हम इंपॉर्टेंस भी बताएंगे सेक्युलरिज्म की। सो क्या चैलेंजेस हैं, वही जो हमने यहाँ पर पढ़े थे ना, ये कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का चैलेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फिर जुडिशियल इंटरवेंशन हो रही है, जुडिशियल पैपिज्म हो रहा है, जलीकट्टू, कंबल, फायर क्रैकर्स, रिचुअल्स, ये सब जुडिशरी डिसाइड कर रही है क्या सेलिब्रेट करना है क्या नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट यूसीसी डिबेट है, इसका इशू है। सो ये सारे रीजंस और इश्यूज, चैलेंजेस हम इसमें मेंशन कर कर आएंगे, ठीक है। जुडिशियल इंटरवेंशन, डिबेट्स हो गई हमारी, अंडरस्टूड। और इसके अलावा देयर इज अ फियर ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन।
सो हमारे जो कल्चर्स ट्रेडिशन है, हो सकता है वो हम क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाएँ, उन्हें एक्सरसाइज़ ना कर पाएँ। सो वो सारी चीज़ें वी विल राइट इट अंडर दिस आंसर एंड उसके बाद लिख देंगे हाउएवर सेक्युलरिज्म की ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हमारी वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करें और एट द सेम टाइम हमारा जो डाइवर्स कल्चरल फैब्रिक है इंडियन सोसाइटी का, दैट इज़ आल्सो बीइंग रिस्पेक्टेड। एंड नेक्स्ट इज़ इंडियन कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडर्न। और देखो 14 में भी यही पूछा था, इंडियन और वेस्टर्न में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल आंसर, ये रहा आंसर। दिस इज़ द आंसर, इंडियन मॉडल वर्सेस वेस्ट। इसमें एग्ज़ाम्पल अच्छे डाल देना यहाँ पर। ये बैन ऑन बुर्का, बुर्किनीज़, हिजाब, टर्बन। फिर इंडियन मॉडल क्या है, इसमें भी एग्ज़ाम्पल डालकर आना। जैसे ये था ना अपना भक्ति सूफ़ी अकबर दीन इलाही, ये इसमें डालकर आना है। और कैसे-कैसे स्टेट इंटरफेयर करती है वो भी। ये, ये वाले एग्ज़ाम्पल्स। दीज़ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है? एंड कहीं भी लगे लास्ट में कि स्पेस बच रही है, थोड़ा-सा मुझे और लिखना चाहिए, खाली पेज लग रहा है, सो इनिशिएटिव्स डाल दो, इम्पोर्टेंस डाल दो, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की। अंडरस्टूड? फिर कंक्लूजन आ जाएगी हमारी। सो दिस इज़ हाउ विल हैव टू अप्रोच देम।